तो हाय गाइस, वेलकम बैक अगेन इन फोमी इंजीनियर्स। तो गाइस आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फ्लूइड मैकेनिक्स। और फ्लूइड मैकेनिक्स स्टार्ट करने से पहले गाइस, अगर आप हमारे प्रीवियस लेक्चर्स इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और सोम नहीं देखा है तो जरूर देख लें, क्योंकि काफ़ी चीज़ें यहाँ पे इंक्लूड होगी। मैं आपको ऑलरेडी गाइड कर चुका हूँ कि किस तरीके से एसएससी की तैयारी करनी है, कौन से सब्जेक्ट्स को पहले पढ़ना है। अपने पास काफ़ी अच्छा टाइम मिल गया है। अगर ये लॉकडाउन की वजह से टाइम एक्सटेंड हो गया है और एसएससी का जो न्यू नोटिफिकेशन आया था उसके अकॉर्डिंग ये है कि जब भी लॉकडाउन खत्म होगा, जब भी न्यू एसएससी का नोटिफिकेशन रिलीज होगा एग्जाम से रिलेटेड, उसके 1 महीने बाद ही एग्जाम होने वाला है। तो अपने पास अच्छा खासा टाइम मिल गया है कि आप मेरे साथ आप तैयारी कर सकते हैं एसएससी जेई के लिए। ठीक है, सारे लेक्चर्स फ्री है गाइस। और कल से हम, आप देख सकते हो पोस्टर में, कल से हम ये सब चीज़ें भी स्टार्ट करने वाले हैं। डिमांड आ रहा था रीजनिंग के लिए, तो एसएससी जेई से रिलेटेड, क्योंकि हमें रीजनिंग में बहुत कुछ है, सब कुछ नहीं पढ़ना है। टॉपिक वाइज जीके भी का है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, 3 दिन ये चलेगा। उसके बाद थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे हमारा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चलेंगे। तो गाइज यहाँ पे जीके में आपको जनरली पढ़ाने नहीं वाला है। हाँ, कुछ चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट मैं जरूर बताऊंगा जीके में। स्पेशली मैं टॉपिक वाइज क्वेश्चन लेकर आऊंगा। हर टॉपिक, जैसे कोई भी स्टार्ट करते हैं ना, तो उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बनते हैं, जितने क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे क्वेश्चंस मैं आपके सामने कराऊंगा, ताकि आपको एक रिवीजन भी होता रहे। ज़्यादा नहीं, बहुत छोटी वीडियो बनेगी, क्वेश्चंस रहेगा, ऑप्शन मुझे देते जाना है। ये वीडियोस अगर आप देखते हो टॉपिक वाइज तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा रिवीजन करने के लिए। आई थिंक जो लोग तैयारी कर रहे होंगे उनका तो तैयारी हो भी गया होगा, और जो अभी स्टार्ट कर सोच रहे थे, मतलब पेंडिंग में कि करेंगे, तो आप हमारे साथ कर सकते हैं कंटिन्यू। ठीक है, तो गाइस मैं ऑलरेडी गाइड किया था आपको, जैसे बताया था कौन सी चीज़ें कैसे पढ़ना है। पहले इंजीनियरिंग मैकेनिक्स कंप्लीट कीजिए, फिर थ्योरी ऑफ मशीन कंप्लीट कीजिए, फिर हम सोम कंप्लीट करें। सोम के बाद जनरली मशीन डिज़ाइन स्टार्ट करने वाला था, क्योंकि उसी से ज़्यादा चीज़ें रिलेटेड है। क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर में प्रिंसिपल स्ट्रेन में पढ़ा था कि हम सोम से मशीन डिज़ाइन में सिर्फ सिग्मा 1 सिग्मा 2 की वैल्यू, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस और मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस की वैल्यू लेकर जाते हैं और पूरी मशीन डिज़ाइन की इक्विपमेंट्स की डिज़ाइन करते हैं। जनरली वही पढ़ना चाहिए था, बट वो छोटा सब्जेक्ट है, ज़्यादा टॉपिक्स नहीं है। एफएम एक लेंदी सब्जेक्ट है। जैसे सोम हमने देखा 11-12 लेक्चर्स हमारे हो गए, सोम काफ़ी लेंदी सब्जेक्ट था, वैसे ही एफएम भी गाइज काफ़ी ज़्यादा लेंदी सब्जेक्ट है। ठीक है, तो हम सोच रहे हैं पहले इसको कवर कर लेंगे, तो बाद में उस सब चीज़ों को कवर, उसको हम थोड़ी सी स्पीड से भी कवर करेंगे तो हो जाएगा। क्योंकि ये सब हमारा कॉन्सेप्चुअल बेसिक चीज़ें हैं। मशीन डिज़ाइन को समझने के लिए आपको सोम समझना जरूरी है। सोम अगर आप समझ चुके हो तो मशीन डिज़ाइन आसान मतलब आसानी से समझ जाओगे आप, है ना। तो लेट नहीं करते गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइस, आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को क्लिक कर लें ऐसे ही नए वीडियोस पाने के लिए। मैं आपको मैकेनिकल से रिलेटेड जॉब अपडेट भी देता रहता हूँ। ऑल ओवर इंडिया कहीं भी मैकेनिकल से रिलेटेड जॉब निकलता है, वो भी मैं आपको यहाँ पे पोस्ट करता हूँ और आपको नोटिफिकेशन मिली जाती होगी। तो चलिए गाइस, लेट नहीं करते हैं और जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीन, ये टॉपिक का नाम है और काफ़ी लेंदी है। आप देख सकते हो 12, 5, 17 टॉपिक हमें पढ़ना है, मतलब 17 चैप्टर पढ़ना है। ऐसे ही माइंड माइंड में चल रहा होगा, बट नहीं, मैं आपको ये सब चीज़ें 6 टॉपिक में ख़त्म करूँगा। मतलब 6 चैप्टर, 6 घंटा आपका, 6 घंटा से 7 घंटा आपका जाएगा। क्लियर है, इतने सारे टॉपिक हमको कवर करने, इसीलिए मैं कह रहा था बहुत लेंदी सब्जेक्ट है फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीन्स। जनरली फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीन जो चैप्टर रखा गया है एसएससी जेई का जो सिलेबस है, इसमें दो चीज जोड़ा गया है। एक है फ्लूइड मैकेनिक्स, जिसमें हम फ्लूइड क्या होता है, फ्लूइड प्रॉपर्टी क्या होता है, फ्लूइड कैसे काम करता है, फ्लूइड में स्ट्रेसेस कैसे हैं, किस टाइप के फ्लो होते हैं, ये सब होता है फ्लूइड मैकेनिक्स। और इसी सब के, अब फ्लूइड की बात करें तो फ्लूइड की मैकेनिक्स तो हमने पढ़ लिया। अब फ्लूइड से होने वाली चीजें, मतलब उससे क्या होता है, मशीन्स बनते हैं, फ्लूइड से मशीन ऑपरेट होता है। तो फ्लूइड मशीन्स, जिसको आप अपने इंजीनियरिंग जब आप कर रहे होगे या डिप्लोमा जब आप कर रहे होगे, तब आप टर्बो मशीनरी पढ़े होगे। टर्बो मशीनरी नाम का एक सब्जेक्ट है ना, उसमें एक्सटर्नल फ्लो एंड ड्रैग, हाइड्रोलिक टरबाइन, इंपल्स जेट, हाइड्रोलिक पंप, ओपन चैनल फ्लो एंड नॉचेस, ये सब चीजें आप टर्बो मशीनरी में पढ़े थे, है ना। वही हमारा, उसी को हम कहते हैं फ्लूइड मशीन्स। और फ्लूइड मैकेनिक्स क्या होता है, जो आपने थर्ड फोर्थ सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर में आप जो पढ़ते हैं चीजें, ठीक है।
तो ये सब सारे टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो जो चैप्टर हैं मैं कोशिश करूँगा आपको चैप्टर वाइज करने के लिए, और मैं कोशिश करूँगा इसको कम से कम 6 से 7 चैप्टर में ख़त्म करने के लिए। तो अप्रॉक्सिमेट गाइज़ मैं आपको पढ़ाने कैसे वाला हूँ वो थोड़ा-सा हिंट देता हूँ। जो पहला चैप्टर है हमारा गाइज़ फ्लूइड दैट इज़ फ्लूइड प्रॉपर्टीज़, ये चैप्टर 1 जो हमारा होगा यही होगा, ठीक है? चैप्टर 2 जो होगा जिसमें हम फ्लूइड प्रेशर एंड मेजरमेंट डिवाइसेस पढ़ने वाले हैं। हाइड्रोस्टैटिक फोर्स और बायोन्सी ये जो हैं, ठीक है? लिक्विड इन ये हमारा चैप्टर 3 होगा। दिस इज चैप्टर 2 मैं पढ़ाऊँगा आपको। लिक्विड इन रिजिड मोशन जो है, और फ्लूइड काइनेमेटिक्स ये हमारा होगा चैप्टर 4। फ्लूइड डायनेमिक्स जो है ये हो जाएगा हमारा चैप्टर 5। फ्लो थ्रू 5, फ्लो मेजरमेंट ये हमारा एक चैप्टर होगा, डेट इज चैप्टर नंबर 6। लेमिनार फ्लो टर्बुलेंट फ्लो हमारा एक चैप्टर होगा, डेट इज चैप्टर नंबर 7। डायमेंशन एनालिसिस चैप्टर नंबर 8। ये 8 चैप्टर में आपका फ्लूइड मैकेनिक्स खत्म होगा। उसके बाद ये 1 बाय 1 हो सकता है। हाइड्रोलिक टरबाइन और हाइड्रोलिक पंप जो एक चैप्टर है, जेट, ये तीनों एक चैप्टर है, ठीक है? ओपन फ्लो नॉचेस एक अलग नेक्स्ट चैप्टर है। एक्सटर्नल ड्रैग ये अलग, 3 चैप्टर इधर और 8 इधर। टोटल 11 चैप्टर हमें फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ना है, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, कोई भी सब्जेक्ट आप स्टार्ट करते हो पढ़ना, तो जो पहला जो चैप्टर होता है वो काफ़ी लेंदी चैप्टर होता है, क्योंकि पहले चैप्टर में बाकी 4 जो 5 चैप्टर आप पढ़ने वाले हैं उनकी डिटेल्स दी होती है, उनकी बेसिक चीज़ें दी होती हैं। तो पहला चैप्टर थोड़ा लेंदी चैप्टर होता है, ठीक है? बाकी सारे जो चैप्टर्स हैं वो आसान हैं और जल्दी कम टाइम में ख़त्म हो जाएंगे। वीडियो खत्म होते ही मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कराऊंगा। वीडियो खत्म होते ही जनरली जैसे मैं चैप्टर खत्म करूंगा और एंड में जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है एसएससी जेई से रिलेटेड, आरआरबी जेई से रिलेटेड, वो सारे क्वेश्चंस में जनरली मैं आपको कराता हूँ। तो जो पहला चैप्टर है फ्लूइड प्रॉपर्टीज, इसको मैं 2 पार्ट में बनाऊंगा, पार्ट 1 और पार्ट 2, क्योंकि ये लेंदी टॉपिक है। और पार्ट 2 खत्म होने के बाद काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं इस टॉपिक से। पहला चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो लगभग 80 से 90 क्वेश्चंस मेरे पास हैं, जो मैं आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो मेरे पास है उसको मैं यहाँ पे कराने वाला हूँ, ठीक है? तो चलिए लेट नहीं करते गाइज, वैसे भी काफ़ी टाइम वेस्ट हो गया, स्टार्ट करते हैं। सो गाइज फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीन्स हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहला जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, ये मेरे कुछ नोट्स हैं, मैंने शॉर्ट नोट्स बनाया करता था अपने टाइम जब हम पढ़ते थे, तब ये शॉर्ट नोट में इस तरीके का बनाया करता था। इसमें क्या होता था गाइज, आई थिंक आपको ये अच्छी तरीके से शो हो रहा होगा। मैं क्या करता था, कोई भी नोट्स पढ़ता था ना, कोई भी नोट्स बनाता था, फिर उस नोट्स का भी शॉर्ट नोट्स बनाता था, जिससे क्या होता था एग्जाम के टाइम पे क्विक रिवीजन करने के टाइम पे, ठीक है? तो अपन वही क्विक नोट देखने वाले, क्योंकि ज़्यादा डिटेल में तो मैं आपको यहाँ पे पढ़ाने नहीं वाला। ऑलरेडी मेरी सीरीज ऐसे ही चलती है, जैसे कि मैं आपको हर वीडियो में बोलता हूँ, मैंने जो एसएससी जेईई का जो बना रहा हूँ, मैं फालतू चीज़ें आपको नहीं पढ़ाने वाला हूँ। हर चैप्टर में काफ़ी चीज़ें स्किप करने के लिए होती है, काफ़ी चीज़ें हमें पढ़ने के लिए होती है। आप कोई इंजीनियरिंग सर्विस की तैयारी हमारे इस वीडियो से नहीं कर रहे हो, गेट की तैयारी इस वीडियो से नहीं कर रहे हो, है ना? तो काफ़ी डीप में जाकर चीज़ें हम नहीं पढ़ाएंगे। एसएससी जूनियर इंजीनियरिंग के रिकॉर्डिंग, एसएससी हो चाहे आरआरबी से रिलेटेड हो, ठीक है? तो एज अ जूनियर इंजीनियरिंग में जिस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सारे क्वेश्चन मैं बहुत बार लगाया हूँ, काफ़ी एक्सपीरियंस है उस क्वेश्चन से, और उसी क्वेश्चन के रिगार्डिंग मैं आपको टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ। क्लियर है? ओके, तो चलिए रेडी करते हैं। कोहेसिव फोर्स क्या होता है? आप ऑलरेडी नाम सुन, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हम ये टॉपिक पढ़े थे, कोहेसिव और एडहेसिव, या फिर आप ये चीज थर्मोडायनेमिक में भी पढ़े होंगे। देखिए किस तरीके से कनेक्ट होता है चैप्टर हमारा। कोहेसिव फोर्स क्या होता है? फोर्स बिटवीन लाइक पार्टिकल, एग्जांपल वाटर वाटर। फॉर एग्जांपल कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स के बारे में मैं यहीं पे बता देता हूँ, क्योंकि आगे भी हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। जैसे गाइस हमारा एक कंटेनर है, ये में ग्लास का कंटेनर है, किसका है? ग्लास का कंटेनर है। इसमें क्या है? पानी है, ये रहा इसमें पानी। ओके, इसमें हमारा वाटर है। अब ये जो वाटर है गाइस, वाटर और ग्लास के बीच में भी एक फोर्स होगा, वाटर और ग्लास के बीच में भी, या फिर वाटर और एटमॉस्फेयर के बीच में भी एक फोर्सेस होगा। तो ये देखो मैं ऐसे बना रहा हूँ, ठीक है? इस तरीके का, ठीक है? नीचे वाटर और ऊपर एटमॉस्फेयर दिख रहा है। इसको वाटर और एटमॉस्फेयर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में कैसा फोर्स है? इट इज अ टाइप ऑफ एडहेसिव फोर्स। एडहेसिव मतलब क्या होता है? फोर्स बिटवीन अनलाइक पार्टिकल्स, वाटर पार्टिकल्स और एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स के बीच में कौन से फोर्स है? एडहेसिव फोर्स कहते हैं। वैसे ही वाटर पार्टिकल्स और ग्लास के जो पार्टिकल्स है इनके बीच में कौन सा होगा? एडहेसिव फोर्स, ठीक है? और बीच में अगर मैं यहाँ मार्क करूँ इस पॉइंट पे, तो यहाँ पे सिर्फ वाटर ही वाटर है।
तो ये वाटर मॉलिक्यूल्स, इनके बीच में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कौन कौन से होंगे, इनके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होगा उसको हम कहते हैं कोहेसिव फोर्स। क्लियर है, कोहेसिव और एडहेसिव। नाउ सॉलिड हैव स्ट्रॉन्ग कोहेसिव फोर्स सो दे आर हेल्ड टुगेदर। जाहिर सी बात है, कोई भी सॉलिड को आप फील कर पाते हो ना अच्छी तरीके से, फील करते हो, क्यों करते हो कि सॉलिड बॉडी के जो पार्टिकल्स होते हैं गाइस, उनके बीच में काफी स्ट्रॉन्ग कोहेसिव फोर्स होता है। कोहेसिव मतलब अपने ही पार्टिकल के बीच में काफी स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, जिसकी वजह से वो एक सॉलिड शेप इस तरीके का करते हैं, और उसको आप फील भी कर सकते हो। ठीक है, वैसे ही लिक्विड होता है हमारा। लिक्विड क्या होता है, लिक्विड आर वीक कोहेसिव फोर्स, इनके बीच में भी कोहेसिव फोर्स होता है, बट लिक्विड के बीच में ना गाइस वीक कोहेसिव फोर्स होता है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स उनके थोड़े से दूर दूर होते हैं, है ना, मॉलिक्यूल्स थोड़े से दूर दूर होते हैं। दे कैन टेक शेप ऑफ कंटेनर, तो आप जिस भी कंटेनर, जिस भी शेप में अगर इस लिक्विड को डालोगे वो वही शेप जनरेट कर लेगा, बिकॉज दे हैव वीक कोहेसिव फोर्स। गैस की बात किया जाए तो गैस हैज नेग्लिजिबल कोहेसिव फोर्स, उनके बीच में कोई भी कोहेसिव फोर्स नहीं होता है, सो दे फिल कंटेनर। गैस के मॉलिक्यूल्स काफी ज्यादा दूर दूर होते हैं, काफी ज्यादा इस तरीके से दूर दूर होते हैं, तो जनरली कहते हैं इनके बीच में कोई भी कोहेसिव फोर्स नहीं होता। बट एज अ साइंस, एज अ मॉलिक्यूलर इंजीनियरिंग की बात किया जाए तो ऐसी बात नहीं है, उनके बीच में भी कोहेसिव फोर्स होता है, बट बहुत कम होता है। तो अपन एज अ फ्लूइड मैकेनिक्स उस चीज को निग्लेक्ट करते हैं। ठीक है, ये चीज हो गया। नाउ अगला टॉपिक है इंटरनल फोर्स। इंटरनल फोर्स अभी हमने सोम में पढ़ा था, शियर फोर्स जिसको हम टाउ से लिखते थे, नॉर्मल फोर्स सिग्मा एन इस तरीके से लिखते थे। ठीक है, बेंडिंग नॉर्मल, या फिर इसको एफ एन से भी लिखते थे, नॉर्मल शियर फोर्स को सिग्मा एन से, और सॉरी नॉर्मल स्ट्रेस को सिग्मा एन से, और नॉर्मल फोर्स को एफ एन। शियर फोर्स को दैट इज टाउ इज अ शियर स्ट्रेस। ठीक है, और शियर फोर्स को हम कैसे लिखते हैं, एफ टी से शियर फोर्स। ठीक है, टाउ से क्या लिखते हैं, शियर स्ट्रेस। शियर फोर्स से ही शियर स्ट्रेस डेवलप है। इसी तरीके से बेंडिंग मूवमेंट को हम किससे लिखते थे, सिग्मा बी से, बेंडिंग मूवमेंट, या दैट सिग्मा बी इज द बेंडिंग स्ट्रेस एंड एम इज द बेंडिंग मूवमेंट। टॉर्सनल मूवमेंट को हम लिखते थे कैपिटल टी से, और टॉर्सनल शियर स्ट्रेस को हम लिखते थे टाउ से। क्लियर है, ये सब चीजें सोम में अभी हम जस्ट पढ़ के आए हैं, तो आई थिंक आपको ये बड़े अच्छे से याद होगा। और टॉर्सनल कहाँ पे एक्ट होता है, टॉर्सनल शियर जो होता है कहाँ एक्ट होता है, ये सिर्फ क्रॉस सेक्शन पे एक्ट होता है। और किस तरीके का इसका डायग्राम बनता है, इस तरीके का। तो टॉर्सनल शियर स्ट्रेस की बात किया जाए तो वो जो फाइबर है, टॉप फाइबर और बॉटम फाइबर पे मैक्सिमम होता है, टाउ की वैल्यू मैक्सिमम होती है। तो टॉर्सनल शियर जो होता है क्रॉस सेक्शन पे बनता है, और वो टॉप फाइबर और बॉटम फाइबर मैक्सिमम होता है, और सेंटर पे क्या होता है, जीरो। टाउ की वैल्यू, टॉर्सनल की वैल्यू सेंटर पे जीरो। ये भी हम अभी अभी पढ़ कर आए थे सोम में, है ना। वैसे ही अगर बेंडिंग की बात किया जाए तो बेंडिंग कैसा बनता है भाई, बेंडिंग कहाँ बनता है हमारा, जैसे ये बार है, ये बार है, बार के बेंडिंग कहाँ होता है, हमारे ये टॉप सरफेस पे बेंडिंग होता है। तो बेंडिंग स्ट्रेस का जो ग्राफ डायग्राम बनता है वो भी हमारा इसी तरीके का बनता है, बेंडिंग स्ट्रेस का डायग्राम, है ना। तो बेंडिंग स्ट्रेस में भी सिग्मा बी से हम लिखते हैं बेंडिंग स्ट्रेस। ये भी जो होता है टॉप फाइबर पे मैक्सिमम होता है, और जो बॉटम फाइबर पे मैक्सिमम होता है। और बेंडिंग स्ट्रेस जो सेंटर पॉइंट है, मतलब न्यूट्रल एक्सिस पे, दैट इज न्यूट्रल एक्सिस पे क्या होता है, सिग्मा बी की वैल्यू जीरो। क्लियर, क्लियर है, दैट इज बेंडिंग स्ट्रेस। ओके, और एक होता है हमारा शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस क्या होता है, ये भी हमारा लेंथ वाइज से बनता है, बट शियर स्ट्रेस का डायग्राम कुछ इस तरीके का बनता है। शियर स्ट्रेस जो होता है न्यूट्रल एक्सिस पे, शियर स्ट्रेस को हम टाउ से दिखाते हैं। ठीक है, shear stress at neutral axis will be maximum and shear stress at top and bottom will be minimum। तो ये सब चीजें हम सोम में पढ़ कर आए हैं, तो आपके यहाँ पे रिवीजन भी हो गया होगा। नाउ अब हम चलते हैं फ्लूइड पे। नाउ फ्लूइड, फ्लूइड क्या होता है भाई, फ्लूइड क्या है, एक सब्सटेंस विच कैन फ्लो। आप कहते हैं ना फ्लूइड क्या होता है, फ्लूइड फ्लूइड इज अ सब्सटेंस विच कैन फ्लो, यही डेफिनेशन हुआ। नाउ कंटिन्यूअसली डिफॉर्म अंटिल फोर्स इज रिमूव्ड। अब क्या होता है गाइस बॉडी पे, ठीक है, फॉर एग्जांपल आप कोई रॉड अपने हाथ में ले लो, कोई भी इस तरीके का, चलो आप ये पेन ले लो, तो जब तक आप, अब क्या होता है, इसमें आप फोर्स लगाओगे। क्लियर है, ये हमारा क्या है, मान लीजिए मैंने एक लोहे का रॉड लिया, इस रॉड में मैं फोर्स लगा रहा हूँ, ये बेंडिंग, तो फोर्स को बेंड हो रहा है, बेंड हो रहा है, बेंड हो रहा है, बेंड हो रहा है। तो जब तक आप फोर्स लगाओगे गाइस, ठीक है, जब तक आप, एक टाइम पे ऐसा होगा कि ये फिर डिफॉर्म होना बंद बंद हो जाएगा। भाई आपके अंदर
10 न्यूटन का फोर्स ही है, तो आप लोहे का रॉड लियो 10 न्यूटन तक आप 10 न्यूटन से ज्यादा फोर्स तो आप लगा नहीं सकते, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर 10 न्यूटन का ही फोर्स है, 10 न्यूटन का ही एनर्जी है। तो आप इस रॉड में 10 न्यूटन तक लगा ले तो वो रॉड यहाँ तक डिफॉर्म हुआ। जैसे आप इसमें फोर्स लगाना बंद करते हो तो क्या होता है, ये डिफॉर्म होना बंद हो जाता है ना। और फोर्स लगाना बंद कह रहे हैं मतलब 10 न्यूटन तक आप फोर्स लगा रहे हो, फोर्स लगा रहे हो तो ये डिफॉर्म होता रहेगा। बट फॉर एग्जाम्पल आपके पास एनर्जी गलती से 15 न्यूटन आ गया, अब ये जो रॉड है ये इससे ज्यादा बैंड नहीं हो सकता। क्लियर है, ये रॉड इससे ज्यादा बैंड नहीं हो सकता। अब आप इसमें 10 न्यूटन लगा रहे हो, 11 न्यूटन लगा रहे हो, 12 न्यूटन लगा रहे हो, ये बैंड नहीं होगा, ये टूट जाएगा यहीं पे। ये इसकी क्या है, इसकी यहीं तक लिमिट, इसकी डिफॉर्मेशन यहीं तक है। ये रॉड पे आप लोड लगा रहे हो, तो यहाँ तक डिफॉर्म होगा। इसके बाद अगर आप इसमें फोर्स लगाओगे तो ये अगला डिफॉर्म में ये टूट जाएगा यहाँ से। बट फ्लूइड के केस में क्या होता है गाइस, आप जब तक फोर्स लगाते रहोगे ना फ्लूइड बॉडी पे तब तक वो डिफॉर्म होता रहेगा। फ्लूइड क्या है, एक ऐसा मतलब सब्सटेंस विच कैन फ्लो। तो जब तक आप उसमें फोर्स, शियर फोर्स, जब तक जनरली शियर फोर्स ही लगता है बाउंड्री लेयर के बाद के टॉपिक से क्लियर है। तो जब तक फोर्स आप लगा रहे हो तब तक वो कंटिन्यूअसली डिफॉर्म होता रहेगा, होता रहेगा। बट सॉलिड के केस में ऐसा नहीं होता। क्लियर है, तो ये चीज ध्यान रखना। नाउ फ्लूइड प्रॉपर्टी, तो जो हमारा पहला चैप्टर है इसका नाम ही हमारा फ्लूइड प्रॉपर्टीज है। तो हम पूरा फ्लूइड से रिलेटेड चीजें यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। फ्लूइड प्रॉपर्टीज में जैसे डेंसिटी, स्पेसिफिक वेट, ये सब। तो यहाँ पे मैं लिखा हूँ क्या होता है डेंसिटी, ये सब चीजें आपको याद करने हैं और जनरली याद होना चाहिए। इनके यूनिट और एक फॉर्मूला इनका जो है आपको याद होना चाहिए गाइस किसी भी हाल में। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन याद है ना, तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम भी आपके अंदर बसा होना चाहिए ये सब चीजें। ठीक है, कभी भी नींद में भी अगर आपसे पूछा जाए बताओ क्या होता है डेंसिटी, तुरंत मास अपॉन वॉल्यूम आना चाहिए। और मास की यूनिट केजी, वॉल्यूम की यूनिट मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, तो तुरंत यूनिट आप बताओ। यूनिट बताने में तो एक्सपर्ट हो गए हो इतना पढ़ने के बाद। ठीक है, डिप्लोमा कंप्लीट हो गया आपका, इंजीनियरिंग कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको याद होना चाहिए। तो डेंसिटी क्या होता है, जिसको हम मास डेंसिटी भी कहते हैं, दैट इज मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, मास डेंसिटी। ध्यान देना, अभी मैं याद करने का ट्रिक बता रहा हूँ। मास डेंसिटी या डेंसिटी, देखो दो तरीके की डेंसिटी होती है। एक होती है वेट डेंसिटी। वेट डेंसिटी कोई पूछा आपसे तो क्या बोलोगे, वेट अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, मास डेंसिटी पूछेगा तो मास अपॉन वॉल्यूम। क्लियर है, जनरली सिर्फ लोग मास डेंसिटी को सिर्फ डेंसिटी ही बोलते हैं, तो आप मास अपॉन वॉल्यूम बताते हो। बट जनरली डेंसिटी दो टाइप का है, मास डेंसिटी, वेट डेंसिटी। वेट डेंसिटी को गाइस स्पेसिफिक डेंसिटी कहते हैं। तो ये दोनों में डिफरेंस हो गया कि समझने के लिए। अगर आपसे कोई सिंपल डेंसिटी पूछे तो मास अपॉन वॉल्यूम आप कह सकते हो, और कोई अगर आपसे स्पेसिफिक डेंसिटी बोले मतलब वो आपसे वेट डेंसिटी के बारे में बात कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, वेट अपॉन वॉल्यूम। तो वेट का फॉर्मूला, वेट इज इक्वल टू मास इंटू जी। ठीक है, तो एम जी अपॉन वी। और अभी आपने पढ़ा एम वी इज इक्वल टू डेंसिटी, तो वेट डेंसिटी को हम स्पेसिफिक डेंसिटी को हम डेंसिटी से कंपेयर कर सकते हैं। तो क्या दिख रहा है, स्पेसिफिक डेंसिटी इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास डेंसिटी एंड जी इंटू जी, ये है ना। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो याद रखना है, कुछ चीजें मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें आपको यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ, वो सब चीजें आपको अच्छी तरीके से याद करना है। पहली चीज, डेंसिटी का यूनिट केजी पर मीटर क्यूब, डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, फॉर्मूला दिस। दूसरी चीज, स्पेसिफिक या वेट डेंसिटी को कहते हैं वेट अपॉन वॉल्यूम। क्लियर है, ये फॉर्मूला या रोजी ये तो आप खुद ही कर लोगे। जनरली है इसका यूनिट न्यूटन पर मीटर क्यूब, ये केजी पर, क्योंकि देखो यहाँ पे मास अपॉन वॉल्यूम है तो केजी पर मीटर क्यूब। और यहाँ पे क्या आ जाता है गाइस, वेट। और वेट हमेशा क्या, फोर्स ही तो वेट हुआ, तो न्यूटन से ही आप करते हो, तो न्यूटन अपन मीटर क्यूब। ये तरीका है याद करने का। क्लियर है। अब जैसे कहते हैं कि डेंसिटी ऑफ लिक्विड ऑलवेज कांस्टेंट, ये सही टर्म नहीं है, दिस इज नॉट ऑलवेज कांस्टेंट। कह सकते हैं कि जैसे कि अगर मैं डीजल ले रहा हूँ, आप कोई भी ऑयल ले लीजिए, उसको आप गर्म करते रहोगे, फायर पॉइंट तक पढ़ते हैं ना, गर्म करते हो तो फिर क्या होती है, गर्म करने से क्या होता है, लिक्विड की डेंसिटी कम होने लगती है, उसकी विस्कोसिटी कम होने लगती है ना। तो बट कुछ केस में एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक, फॉर एग्जांपल 0 से आप 50 डिग्री तक चले जाओ, कोई डेंसिटी चेंज नहीं होगा। 60 डिग्री तक एटलीस्ट चले जाओगे, वाटर का भी, वाटर में भी तो वाटर की भी डेंसिटी वही रहेगी। 100 तक जाते हो तो फिर क्या होगा, डायरेक्ट जो वाटर की अगर हम बात कर रहे हैं, वाटर की बात कर रहे हैं, तो ये टर्म सही है कि डेंसिटी ऑफ लिक्विड ऑलवेज कांस्टेंट फॉर वाटर। ठीक है, बट फॉर अदर थिंग लाइक अ डीजल, लाइक अ पेट्रोल,
like a viscous material. In that case, if you change the temperature, then viscosity or density will be also changes. ठीक है? ओके नाउ व्हाइल डेंसिटी ऑफ गैस कंटिन्यूअसली चेंज, हाँ ये चीज, ये टर्म सही है कि गैस की जो डेंसिटी है वो कंटिन्यूअसली चेंज होती है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एंड प्रेशर। आप थोड़ा सा भी टेम्परेचर चेंज करोगे या थोड़ा सा भी प्रेशर चेंज करोगे ना, तो आपकी गैस की जो डेंसिटी है वो तुरंत अप और डाउन होने लगेगा। क्लियर है? ये चीज थोड़ा सा ध्यान में रखना है आपको। अगला है स्पेसिफिक वॉल्यूम। क्या होता है? स्पेसिफिक वॉल्यूम को हम न्यू से दिखाते हैं, और स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या हो जाएगा? वॉल्यूम अपॉन मास। जैसे स्पेसिफिक वेट, ये स्पेसिफिक डेंसिटी को आप वेट अपॉन वॉल्यूम करते हो, स्पेसिफिक वॉल्यूम को उसका अपोजिट वॉल्यूम अपॉन एम। ठीक है? और जनरली डेंसिटी का उल्टे को ही हम कहते हैं स्पेसिफिक वॉल्यूम, दैट इज वॉल्यूम अपॉन मास विच इज इक्वल टू 1 अपॉन रो। और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? जो डेंसिटी की यूनिट है उसी का अपोजिट, मीटर क्यूब पर केजी। क्लियर है? नाउ स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम रिलेटिव डेंसिटी भी कहते हैं, और ये होता है वेट ऑफ लिक्विड अपॉन वेट ऑफ वाटर। ठीक है? इन गैस के टर्म में रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला वेट ऑफ गैस अपॉन वेट ऑफ एयर। फॉर एग्जांपल आपको मैं कोई गैस दे रहा हूँ, नाइट्रोजन दे रहा हूँ, तो नाइट्रोजन का मैं पूछूं कि भाई एटमॉस्फेयर में, एटमॉस हमारा जो एयर है, फॉर एग्जांपल आपको एक कंटेनर दिया और उस कंटेनर में एयर है, और वो एयर हर चीज से मिलकर बना हुआ है, तो इसमें नाइट्रोजन क्या स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है बताइए? तो स्पेसिफिक ग्रेविटी आप नाइट्रोजन का कैसे बताओगे? कि जितना नाइट्रोजन का वेट है, ठीक है, वेट ऑफ नाइट्रोजन अपॉन वेट ऑफ टोटल एयर। तो इसके हेल्प से आप स्पेसिफिक ग्रेविटीज एयर का बता सकते हो। क्लियर है? इन केस ऑफ नाइट्रोजन, इन केस ऑफ दिस। अगला है गाइस बल्क मॉडुलस। ये अपन ने पढ़ा था। बल्क मॉडुलस अपन कहाँ पे पढ़े थे? याद करोगे तो आपको अच्छी तरीके से ये चीज याद आ सकता है। सूम में जब हम सूम की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल जब हम पढ़ रहे थे सूम में, तो हमने एक चीज पढ़ा था, जब चौथा इलास्टिक के बारे में हम पढ़ रहे थे, दैट इज हाइड्रोस्टैटिक। हाइड्रोस्टैटिक मतलब हाइड्रो मतलब वाटर की बात हो रहा है, हाइड्रोस्टैटिक इलास्टिसिटी की जब बात कर रहे थे, तब हमने उसमें क्या पढ़ा था? that is hydrostatic stress is directly proportional to dv upon v। और ये dv upon v क्या है गाइस? इसको वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कहते हैं। याद आया? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन तीन टाइप का स्ट्रेन, लेंथ के अकॉर्डिंग, डाया के अकॉर्डिंग, वॉल्यूम के अकॉर्डिंग। तो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, दैट इज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। क्लियर है? ये होता है। तो हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस दैट इज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर विच इज इक्वल टू के dv upon v। clear? And hydrostatic pressure upon this dv upon v is equal to k, and this k is a elastic constant and its name is bulk modulus। ठीक है? और बल्क मॉडुलस जो होता है ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है, इसीलिए मॉड लेकर लिखा गया है, इसीलिए मैं इसको मॉड में रखा हूँ। ठीक है? ऑलवेज पॉजिटिव कैसे? अब जैसे एक हमारा बॉडी है, उस बॉडी पे पहले प्रेशर पी था, और जब प्रेशर पहले प्रेशर पी लग रहा था, फिर आप उसमें प्रेशर बढ़ाए, तो प्रेशर कितना बढ़ा दिए? पी प्लस डी पी। तो प्रेशर बढ़ा रहे हो, प्रेशर बढ़ाने से मतलब प्रेशर पॉजिटिव, जो ये पी है वो पॉजिटिव होगा, ये पी हमारा पॉजिटिव होगा, अपॉन डीवी चेंज अपॉन वॉल्यूम। इस प्रेशर की वजह से क्या होगा? हमारा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जो वॉल्यूम होगा वो कम होगा, जो पहले v था तो v माइनस डी हो जाएगा, वॉल्यूम कम होगा, तो माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, और जो बाहर माइनस है हमारा, दिस बाहर माइनस माइनस प्लस, तो हमारा आंसर आता है प्लस। तो जो बल्क मॉडुलस होता है वो ऑलवेज हमारा पॉजिटिव नेचर का होता है। ठीक है? ये चीज ध्यान में रखना है, और बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला भी। अब बल्क मॉडुलस फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर विल बी कांस्टेंट, यही तो होता है आइसोथर्मल प्रोसेस। तो पीवी इज इक्वल टू एम आर टी, इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो पी डी वी प्लस बी डी पी इज इक्वल टू जीरो, और इसको कॉमन ले लो तो डी पी अपॉन डी वी माइनस पी इज इक्वल टू पी। देयरफॉर ये किसके लिए है? ये जो हो गया हमारा डी वी अपॉन पी, ये क्या है? ये जो हमारा फॉर्मूला है ये किसके लिए है? दिस इज बल्क मॉडुलस फॉर आइसोथर्मल के लिए। तो के आइसोथर्मल विच इज इक्वल टू कितना होता है? पी के बराबर। और एडियाबैटिक प्रोसेस मतलब Q इज इक्वल टू जीरो, नो हीट ट्रांसफर इन एडियाबैटिक प्रोसेस। तो एडियाबैटिक बल्क मॉडुलस का जो फॉर्मूला आता है रो पी, वेयर द वैल्यू ऑफ रो फॉर नॉर्मल एयर दैट इज 1.4, अलग अलग का अलग अलग होता है, बट नॉर्मल फॉर एयर 1.4। ठीक है? तो ये हो गया हमारा।
फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस। ये जरूरी नहीं है, ये आपको ज्यादा डीप में ज्ञान दे दिया, ये जरूरत नहीं है, बस यहाँ तक आप रखे हो काफी है। अगला है जनरली गाइस फ्लूइड प्रॉपर्टीज की टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, इसमें हमें अभी फिलहाल तो यही सब चीजें पढ़नी है। क्लियर है? डेफिनेशन कौन सा क्या होता है, यूनिट क्या होती है, क्योंकि गाइस अभी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे ना, तो आप देखना ऐसे ही क्वेश्चंस आ रहे हैं इस चैप्टर से, ऐसे ही क्वेश्चन और बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, कंफ्यूज कर देगा आपको, क्योंकि आप जब पूरा मैकेनिकल के जेई की तैयारी कर लोगे ना, फिर अचानक अगर पूछ देगा आपसे भाई बताओ स्पेसिफिक वेट की यूनिट क्या है, तो कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। तो ये जो फ्लूइड प्रॉपर्टीज हैं, तो पहला जो चैप्टर है हम ऐसे ही आसान आसान चीजें पढ़ने वाले हैं, बट थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है। नाउ प्रेशर की बात किया जाए तो प्रेशर ऑलवेज एक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड वी नो दैट द प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, दैट इज यूनिट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। पास्कल लॉ के बारे में ज्यादा डिटेल में डेरिवेशन अपन नहीं पढ़ने वाले हैं। क्या पास्कल लॉ है क्या? अपन जनरली पूरा फ्लूइड स्टैटिक में पास्कल लॉ का यूज करेंगे। जैसे ये कंटेनर है, ठीक है, ये कंटेनर है, इसके अंदर फ्लूइड है, इसके अंदर फ्लूइड है, तो यहाँ पे सेंटर से मैंने ये फ्लूइड को उठा लिया, इस सेंटर से इस फ्लूइड को मैंने, मान लीजिए बस इस फ्लूइड को अगर मैं देख रहा हूँ, तो इस फ्लूइड के हर डायरेक्शन से आने वाला जो प्रेशर है वो सेम है अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ। अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ, pressure in all direction in a fluid at rest is same, therefore at this point the value of px, pressure in x direction acting on that bubble, which is equal to pressure and y direction acting in that bubble is equal to pressure in z direction. दिस इज अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ। और इसी लॉ की हेल्प लेकर आगे हम डेरिवेशन वगैरह करेंगे। इसका भी डेरिवेशन है, जैसे कि मैंने ये मॉलिक्यूल्स लिया, दैट इज ये वाई डायरेक्शन है, ये y है, एक्सिस है, ये x है, ठीक है, और थीटा ये बना रहा है, तो दैट इज ds। ये डायरेक्शन कौन सा हो गया? x डायरेक्शन। तो x डायरेक्शन में लगने मॉलिक्यूल्स, ये मॉलिक्यूल है, तो मॉलिक्यूल पे x डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स क्या होगा? फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया। तो फोर्स, प्रेशर p x डायरेक्शन का प्रेशर इनटू एरिया, तो एरिया क्या होता है? ये लेंथ, और इसका इस बबल्स का कुछ विड्थ भी होगा, तो ये w, इस तरीके से। और ये y डायरेक्शन में ऊपर की ओर y डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स, प्रेशर इन y डायरेक्शन इनटू एरिया, एरिया क्या? dx इनटू विड्थ। उसी तरह अब इस पे क्या है, अब ये जो z डायरेक्शन का इस पे इस तरीके से एक्ट हो रहा है, बट हमें तो नॉर्मल चाहिए, तो मैंने इसको रिजॉल्व कर दिया z डायरेक्शन में। z डायरेक्शन का जो फोर्स, दो z डायरेक्शन का दो फोर्स निकलेगा, एक हॉरिजेंटल एक वर्टिकल। क्लियर है? एक हॉरिजेंटल एक वर्टिकल। तो वर्टिकल जो आता है Fz की वैल्यू क्या आएगी? वर्टिकल में प्रेशर जो है वो, और इसकी एरिया, एरिया क्या है? ds w और साथ में cos थीटा, ठीक है, ये आ जाएगा। और उसी को जब आप हॉरिजेंटली रिजॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा? जेड डायरेक्शन का pz dsw sin थीटा, है ना, इस तरीके से। और जब इन फोर्सेस को रिजॉल्व करोगे, हॉरिजेंटल सारे फोर्सेस को लगने वाले इस बॉडी पे, वर्टिकल सारे फोर्सेस को लगने वाले बॉडी पे, हॉरिजेंटल फोर्सेस करोगे तो ये निकलेगा, वर्टिकल फोर्सेस करोगे तो ये निकलेगा। देयरफॉर आपका डेरिवेशन प्रूव हो जाता है कि यस इट इज राइट बाय पास्कल की किसी भी बॉडी पे अगर वो रेस्ट में, फ्लूइड पे अगर वो रेस्ट में है, तो इन ऑल डायरेक्शन पे लगने वाला जो पॉइंट पे फोर्स है दैट विल बी सेम। ये पास्कल ने कहा था। आगे हम इसका हेल्प लेकर बहुत चीजें को एजम्पशन मानकर हम हटाते जाएंगे, ठीक है। तो अभी तक हमने काफी इंपॉर्टेंट फ्लूइड प्रॉपर्टीज देख लिया है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट फ्लूइड प्रॉपर्टी है जो कि पूरा हमारे इस चैप्टर में काम आने वाला है, इट इज विस्कोसिटी। सबसे इंपॉर्टेंट। राइटिंग में मत जाना गाइस, मैं टैब से एक्चुअली लिखता हूँ तो राइटिंग वैसे भी नहीं बनती है, आई थिंक यू अंडरस्टैंड, ठीक है। चलिए विस्कोसिटी को समझते हैं। आप विस्कोसिटी कुछ डेफिनेशंस आप लिखते हो गाइस, बचपन में 11 12th क्लास में आप पढ़े होगे फिजिक्स में। विस्कोसिटी को क्या बोलते हो आप लोग? इट इज रेजिस्टेंस टू फ्लो इज कॉल्ड विस्कोसिटी। फ्रिक्शन का ही एक हुआ, फ्रिक्शन को क्या बोलते हो? कि रेजिस्टिंग force in a opposite direction of the motion, resisting of force in opposite direction of motion is called friction। वैसे ही फ्लूइड के फ्लो को जो रोकने की कोशिश करे, एक ऐसा चीज जो फ्लूइड का फ्लो हो रहा है, मान लीजिए फ्लूइड एक्स डायरेक्शन में हमारा फ्लूइड फ्लो हो रहा है, एक्स डायरेक्शन में फ्लूइड हमारा फ्लो हो रहा है, और ये फ्लो जिस रेट से फ्लो हो रहा है ना गाइस, जिस रेट से ये फ्लूइड फ्लो हो रहा है, उस रेट को वो कम कर दे, कोई ऐसी चीज है जो उस रेट को कम कर दे रहा है, तो हमें जो 10 से वो फ्लो होना चाहिए वो 8 से फ्लो हो रहा है, क्योंकि कुछ चीज है जो दो पीछे की ओर रजिस्ट कर रहा है, इसको फ्लो होने से 10 स्पीड से फ्लो होने से कोई कम कर रहा है, इसी को हम कहते हैं विस्कोसिटी। और 11th 12th में यही पढ़े होगे, रेजिस्टेंस टू फ्लो, फ्लो का, ठीक है,
हिंदी में क्या बोलते हैं यार, बड़ा अच्छा टर्म होता है, अभी ध्यान नहीं आ रहा है। वही रोकने की कोशिश करने वाले, ठीक है इसको। बट ये तो 11-12 का फॉर्म है। बट आप एज इंजीनियर, एज अ डिप्लोमा, आपको ये सब चीजें नहीं, इसके साथ एक चीज और आपको ज्वाइन करना होगा, क्या? रेजिस्टेंस टू फ्लो, एंड देयर विल बी नो स्लिप बाउंड्री कंडीशन। देयर विल बी नो स्लिप बाउंड्री कंडीशन, तब जाकर आपका थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल का विस्कोसिटी का डेफिनेशन कंप्लीट होता है। इसके आप इसको अपन समझेंगे एक फॉर्मूले से। इसको बाउंड्री लेयर के हेल्प से आप काफी अच्छी तरीके से समझ सकते हो। क्लियर है? मैंने ये एक हमारा प्लेट है, क्या है ये हमारा एक प्लेट है, ठीक है। मैंने एक प्लेट लिया और देखा कि एक ये फ्लूइड इंफिनिटी स्पीड से आ रहा है, फ्लूइड दैट इज वैल्यू इज इंफिनिटी, ठीक है। फ्री वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड कहते हैं, मतलब कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, ये बहता हुआ कहीं से पानी आ रहा है और आपने एक बीच में प्लेट रख दिया, तो उस प्लेट की वजह से क्या उस प्लेट पे ये फ्लूइड का क्या स्पीड होगा, वो सब चीजें हम यहाँ पे समझेंगे। बाउंड्री लेयर एक्चुअली हम थोड़ा सा चीज देखने वाले हैं, बाउंड्री लेयर के बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। जनरली बाउंड्री लेयर एक हमारा कंप्लीट चैप्टर है, वहां पे तो हम डिस्कस करेंगे, बट विस्कोसिटी को समझने के लिए थोड़ा सा हम ये चीज पढ़ेंगे। तो देखो गाइस, ये मान लीजिए फ्लूइड के लेयर्स है, इसको मैं बोल रहा हूँ लेयर 1, दिस इज लेयर 2, दिस इज लेयर 3, दिस इज लेयर 4, ये चार, और दिस इज लेयर 5, ये 5 लेयर हैं जिनकी वेलोसिटी क्या है, विल बी इंफिनिटी, फ्री वेलोसिटी अपन कहते हैं इसको। फ्री वैल्यू, फ्री से बहता हुआ आ रहा है और मैंने एक प्लेट रख दिया। जब हमारा ये कांटेक्ट में आएगा, जब ये फ्लूइड हमारा इस प्लेट के कांटेक्ट में आएगा, तो हर एक लेयर क्या होगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। क्लियर है? देखो गाइस, पहले नो स्लिप बाउंड्री कंडीशन का मतलब समझो। नो स्लिप कंडीशन, फॉर एग्जांपल गाइस, ये देखो, ओके, इसको समझो। देखिए ये कॉपी है, ये कॉपी है और ये मेरा मोबाइल रखा हुआ, क्लियर है? अगर दोनों सेम डायरेक्शन में मूव हो रहा है, दोनों एक पर्टिकुलर स्पीड से एक ही डायरेक्शन में इस तरीके से मूव हो रहा है, और फॉर एग्जांपल इसकी भी वेलोसिटी 10 किलोमीटर पर सेकंड है और कॉपी की भी वेलोसिटी 10 किलोमीटर प्रति सेकंड है, ठीक है। ये एकदम आराम से स्मूथ मूव होगा, देयर विल बी नो स्लिप। बट फॉर एग्जाम्पल हमारे मोबाइल की जो स्पीड है वो 8 किलोमीटर पर सेकंड हो गया और हमारे कॉपी की 10 हो गया, तो क्या होगा, इनके ये चला जाएगा आगे और ये यहीं रह जाएगा, है ना। ये चला जाएगा आगे और ये यहीं रह जाएगा हमारा मोबाइल। तो ये हो गया स्लिप, हो गया स्लिप। अगर ना होना, इसका मतलब क्या है कि दोनों एक पर्टिकुलर सेम स्पीड से अगर जा रहे हैं तो उनके बीच में कोई स्लिप नहीं होगा। बट अगर स्लिप हो रहा है उनके बीच में, मतलब जाहिर सी बात है, एक तेजी से चला गया, एक वहीं रुक गया। फ्लूइड मैकेनिक्स, सॉरी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में जब अपन फ्रिक्शन पढ़ रहे थे तो यही देख रहे थे। एक ए है, उसके ऊपर बी बॉक्स रखा हुआ है, तो बॉक्स ए अगर इस स्पीड से जा रहा है तो बॉक्स बी की कंडीशन क्या होगी, क्या वो वहीं रह जाएगा या बॉक्स ए के साथ चलेगा। ये चीज याद है, बस वही है यहाँ पे। तो यहाँ पे नो स्लिप कंडीशन मतलब, इसका मतलब ये है कि फ्लूइड भी प्लेट भी मूव कर रहा है। बट यार मैंने तो यहाँ पे बोला नहीं कि प्लेट मूव कर रहा है, मैंने तो प्लेट रख दिया है। सिमिलरली मूव क्या कर रहा है, उसके ऊपर मूव क्या कर रहा है, फ्लूइड, ये लिक्विड मूव कर रहा है। तो भाई कैसे स्लिप कंडीशन यहाँ पे होगा, नो स्लिप कैसे हो सकता है? कैसे? क्योंकि प्लेट तो रेस्ट में है, फ्लूइड मूव कर रहा है, तो नो स्लिप कैसे हो सकता है? गाइस अगर हम पूरी लिक्विड की बात करूं, पूरी फ्लूइड की बात करूं और प्लेट, इन दोनों का रिलेटिव की बात करूं, रिलेटिव वेलोसिटी समझते हो ना, रिलेट करके, तो पूरी की पूरी फ्लूइड की वेलोसिटी और प्लेट दैट इज जीरो वेलोसिटी, अगर उनके बीच को कहूं तो आप कह सकते हो देयर विल बी स्लिप कंडीशन। बट जो फ्लूइड होता है गाइस, उसके लेयर्स होते हैं, पूरे लेयर हमारा इस प्लेट से टच नहीं होता है। पानी का ये जब जाएगा यहाँ से, तो पूरा लेयर तो इस पे टच नहीं होगा ना, इस प्लेट पे। सिर्फ जो इनर लेयर है इस फ्लूइड का, जो इनर लेयर है डेट इज लेयर 1, यही इस पे टच करेगा। और जैसे ये इस पे टच करेगा, बिकॉज ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ दिस प्लेट, ये जो स्पीड ऑफ दैट लेयर L1 विल बी जीरो। तो एट दैट पॉइंट, मैंने ये पॉइंट कंसिडर किया और एक लाइन में बनाता हूँ इस तरीके से। at that point layer 1 की velocity will be 0, ठीक है। तो in that direction म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। एक और होता है पेनिट्रेट। अब देखो दो तरीके से फ्लूइड यहाँ पे मूव कर सकता है। एक फ्लूइड अगर हॉरिजेंटली, लेयर 1 दो तरीके से काम कर सकता है। लेयर 1 हॉरिजेंटली, जैसे इसके टच में आएगा प्लेट के, द वेलोसिटी विल बी 0। और एक और होता है गाइस जिसको हम बोलते हैं वर्टिकल या टेंजेंशियल।
तो इसकी भी स्पीड जो है ये 0 होगी। कब? व्हेन व्हेन नो पेनिट्रेशन अकर्स, नो पेनिट्रेशन अकर्स। क्लियर है? नो पेनिट्रेशन अकर्स मतलब इनके में पोर्स, बहुत सारे मटेरियल होते हैं ना गाइस, उनके में पोरस होते हैं, तो जैसे पानी उस पे जाता है तो फिर वो पानी नीचे भी जाता है, तो एट दैट अपन मान रहे हैं कि द टेंजेंशियल वेलोसिटी विल बी आल्सो जीरो एंड हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी विल आल्सो जीरो फॉर लेयर 1। जैसे ही इसके अटैच में आएगा तो लेयर 1 तो हमारा यहीं पे रह जाएगा। लेयर 2 जो है गाइस, लेयर 2 वो थोड़ा सा मुसीबत में है। कैसे मुसीबत में है? अब लेयर 2 पे लेयर 1 रजिस्ट करेगा, जिस स्पीड से ये जा रहा होगा लेयर 2 उसको ये कम कर देगा लेयर 1, क्योंकि लेयर 1 हमारा प्लेट के अटैच में है, प्लेट हमारा रेस्ट में है, और इस प्लेट के रेस्ट में होने के कारण इस प्लेट ने L1 पे अटैक किया और लेयर 1 ऑफ लिक्विड ये भी हमारा स्पीड स्लो हो गया और जनरली जीरो हो गया एट नो बाउंड्री कंडीशन दैट द वेलोसिटी विल बी जीरो। और अब लेयर 1 जो है वो जीरो है तो वो अटैक करेगा लेयर 2 पे, उसकी स्पीड को कम करना चाहेगा। बट लेयर 2 मुसीबत में इसलिए है गाइस क्योंकि लेयर 2 के ऊपर है लेयर 3 और लेयर 2 के नीचे है लेयर 1। तो ये दोनों, इसकी स्पीड बहुत ज्यादा है और इसकी इसकी स्पीड लगभग जीरो है। तो लेयर 2 भी क्या होगा? क्या L3 की स्पीड से जाएगा? जी नहीं, लेयर 2 जो होगा, L3 बहुत तेजी से जा रहा था और L1 बहुत स्लो था, तो क्या कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा यहाँ पे? तो लेयर 2 की जो है वेलोसिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी, ना वो बहुत ज्यादा L3, ना वो L3 के बराबर होगी ना L1 के बराबर होगी, ना वो जीरो होगी ना मैक्सिमम होगी, वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। वैसे ही लेयर 3 की जब बात करेंगे तो लेयर 3 भी यहाँ पे मुसीबत आ गया। लेयर 3 के ऊपर है लेयर 4 जो काफी स्पीड से जा रहा है, लेयर 3 के नीचे है लेयर 4 जो कम स्पीड से जा रहा है, तो दोनों को मेजर करने के लिए यहाँ पे लेयर 3 कॉम्प्रोमाइज करेगा और ना वो लेवल लेयर 4 की स्पीड से मूव करेगा ना वो लेयर 2 के स्पीड से मूव करेगा, वो इनके बीच में मूव करेगा। इस तरीके से लेयर 4 मूव करेगा। वैसे ही लेयर 5 इस तरीके से और इस तरीके से, इसी तरीके से एक ऐसा पॉइंट आएगा गाइस, ऐसे ही करते करते एक ऐसा पॉइंट आएगा द वेलोसिटी विल बिकम जीरो। एक ऐसा लेयर होगा इसी तरीके से ऊपर की ओर जाते जाओ, एक ऐसा लेयर आएगा एट दैट पॉइंट द वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड विल बी जीरो। तो अगर आप इस सारे पॉइंट को इस तरीके से ज्वाइन करें तो यही आपका एक कर्व इस तरीके से बनता है हमारा। ठीक है, तो ये चीज तो हमने देखा इस पॉइंट से x1 डिस्टेंस पे ये चीज हो रहा है, x1 डिस्टेंस पे हो रहा है। अब मान लीजिए मैंने ये पॉइंट पे पूछा कि भाई इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, ये जो पॉइंट है वो यहाँ से कितनी दूरी पे है, x2 की दूरी पे है मान लेते हैं, तो इस पॉइंट पे क्या हो रहा होगा गाइस, यहाँ भी एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो जो मैंने ये बोला कि एट एक ऐसा टाइम आएगा जो लेयर होगा उसकी वैल्यू एक ऐसा लेयर होगा जिसकी वेलोसिटी विल बी जीरो, तो उसका जो डिस्टेंस होगा प्लेट से उस डिस्टेंस को अपन कहते हैं y। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो अब देखो मैंने पूछा x1 दूरी पे ये सब चीजें हो रही थी, ठीक है, कि लेयर 1 की वेलोसिटी तो जीरो हो गई, लेयर 2 थोड़ा स्लो हो गया, दिस इज लेयर 2, दिस इज लेयर 3, दिस इज लेयर 4, दिस इज लेयर 5, है ना। अब जब पॉइंट 2 की बात कर रहे हैं, x2 इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो इस पॉइंट तक आते आते गाइस क्या होगा, लेयर 2 लेयर 3 लेयर 4 वो काफी ज्यादा, इसका जो एरिया है काफी ज्यादा कांटेक्ट में आ जाएंगे इस प्लेट के। इसकी वजह से क्या होगा, इसकी स्पीड और स्लो हो जाएगी। तो जो लेयर 2 होगा उसकी स्पीड क्या होगी गाइस, और स्लो हो जाएगी। लेयर 3 की स्पीड जो है वो भी और थोड़ा स्लो हो जाएगी, लेयर 4 की स्पीड है और स्लो हो जाएगी, लेयर 5 की स्पीड है और स्लो हो जाएगी। तो मान लीजिए यहाँ पे लेयर 6 पे हमको वेलोसिटी जीरो मिल गया था, तो ये लेयर 1 लेयर 2 लेयर 3 लेयर 4 लेयर 5 लेयर 6 की स्पीड और थोड़ी स्लो हो जाएगी, लेयर 7 की स्पीड और स्लो हो जाएगी, लेयर 8 की स्पीड और स्लो हो जाएगी। तो ये जो लेयर 8 पे हमको वेलोसिटी की वैल्यू जीरो मिल रही है। क्लियर है, इसकी जो हमारी बनेगा ग्राफ कुछ इस तरीके का बनेगा। ओके, तो देख क्या दिख रहा है कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है प्लेट पे, ये जो फ्लूइड जो फ्री वेलोसिटी से जो फ्लूइड हमारी मूव कर रही थी, जैसे जैसे वो प्लेट के कांटेक्ट में मैक्सिमम प्लेट के कांटेक्ट में आती जा रही है, ये जो y की वैल्यू है ये बढ़ती जा रही है, ये y डैश, ये जो हाइट है जहां पे एक ऐसा लेयर द वेलोसिटी विल बिकम जीरो, इट मींस द वेलोसिटी ऑफ दिस बिकम फ्री स्ट्रीम, द वेलोसिटी बिकम जीरो। मैं लिख रहा हूं, इसका मतलब है कि द वेलोसिटी विल इक्वल टू फ्री वेलोसिटी, v इंफिनिटी के बराबर हो जाएगा, ऐसा एक टाइम लेयर होगा। क्लियर है, तो जैसे जैसे प्लेट के कांटेक्ट में प्लेट का लेंथ बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे इसकी लेंथ बढ़ती जाएगी फ्लूइड और प्लेट के कांटेक्ट में आता जाएगा
और इस तरीके से आपकी चीजें और हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो गया, दिस इज लेयर 2, दिस इज लेयर 3, दिस इज लेयर 4, दिस इज लेयर 5, दिस इज लेयर 6, दिस इज लेयर 7। देखो लेयर 2 की स्पीड कितनी ज्यादा थी, मैग्नीट्यूड यहाँ पे कम हो गई। लेयर 3 की देखो कितना ज्यादा था, लेयर 3 देखो कम हो गया, क्योंकि ये ज्यादा डिस्टेंस, ज्यादा एरिया के कारण प्लेट से ज्यादा कॉन्टेक्ट में आ गया। अब ये जो ऐसा, इसी के आगे और बात करेंगे तो ये वाई डैश है, ये और ऊंचा हो जाएगा। ये हाइट वाई डैश क्या है, या वाई क्या है, एक ऐसा हाइट जहां पे वेलोसिटी ऑफ लेयर ऑफ वन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ लेयर ऑफ द फ्लूइड विल बिकम इक्वल टू फ्री वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड। ठीक है, तो इस सारे पॉइंट्स को अगर आप जोड़ोगे, इन सारे पॉइंट्स को जोड़ोगे तो आपको मिलता है बाउंड्री लेयर। इन सारे पॉइंट को जहाँ पे ये मान लीजिए यहाँ पे ये थोड़ा सा और ऊपर, अगला जो मिलेगा थोड़ा सा और ऊपर मिलेगा लेंथ x3 पे, और ये सारे पॉइंट को अगर आप ज्वाइंट करते हो गाइस, इस सारे पॉइंट को अगर आप ज्वाइंट करते हो तो ये आपको मिलता है बाउंड्री लेयर। इसी को कहते हैं हम लोग बाउंड्री लेयर। ठीक है, अब इस बाउंड्री लेयर के ऊपर, इस बाउंड्री लेयर के ऊपर देयर विल बी नो विस्कस फोर्स, क्योंकि कोई भी रेजिस्टेंस तो है नहीं। रेजिस्टेंस तो हमारा प्लेट यहाँ से यहाँ इनके बीच, इससे इसमें रेजिस्टेंस हो रहा है, इसमें रेजिस्टेंस, इसमें रेजिस्टेंस, तभी तो इनकी वेलोसिटी कम ज्यादा हो रही है। यहाँ फिर यहाँ पे जीरो हो गया वेलोसिटी, यहाँ पे कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है। तो जनरली क्या क्या कहते हैं कि जो बाउंड्री लेयर के ऊपर की बात करें, बाउंड्री लेयर के ऊपर की आप जैसे जाओगे तो क्या होता है, देयर विल बी यू एग्जिस्ट करता है। यू एग्जिस्ट करता है मतलब फ्री वेलोसिटी एग्जिस्ट करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, देयर विल बी नो विस्कोसिटी। क्लियर है, और इसके नीचे विस्कस फोर्स ज्यादा होता है, देयर विल बी प्रेजेंट सम विस्कस फोर्स। बाउंड्री लेयर के नीचे विस्कस फोर्स प्रेजेंट रहता है, बाउंड्री लेयर के ऊपर देयर विल बी नो विस्कस फोर्स। ठीक है, इस तरीके से हम इसको समझते हैं। और दिस इज बाउंड्री लेयर। यहाँ पे यू एग्जिस्ट करता है मतलब यू फ्री स्ट्रीम के बराबर होगा। और बाउंड्री लेयर के नीचे की बात करेंगे तो यू की वैल्यू हर एक लेयर का अलग होगा, लेयर 1 का अलग होगा, लेयर 2 का अलग होगा, लेयर 3 का अलग होगा, लेयर 4 का अलग होगा। बट आफ्टर द बाउंड्री लेयर जितने भी लेयर ऑफ वाटर फ्लूइड होंगे वो सबकी वेलोसिटी क्या होगी, हमारी फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी के बराबर होगी। क्लियर है, तो ये क्यों हो रहा है ऐसा, बाउंड्री लेयर के नीचे सब चीज क्यों हो रहा है, समझ में आ गया। प्लेट के कांटेक्ट में आ रहने की वजह से ये प्लेट क्या कर रहा है, एक रेजिस्टिंग फोर्स एक्ट कर रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, जिसकी वजह से जो फ्लूइड के लेयर्स है उनकी वेलोसिटी, उनकी विस्कोसिटी कम होते जा रहा है। ये इसी को हम कहते हैं विस्कोसिटी। और इसको और डिटेल में समझेंगे तो फॉर एग्जांपल अपन इसका विस्कोसिटी का फॉर्मूला डेवलप करने वाले हैं। फॉर एग्जांपल ये जो फ्लूइड है इसकी स्पीड u है, क्लियर है, और यहाँ से y डिस्टेंस पे, जनरली मैं लिखता हूँ डेल y डिस्टेंस पे जो फ्लूइड की वेलोसिटी है उसको मान लेता हूँ मैं u प्लस डेल u। ये मान लेता हूँ, दिख रहा है गाइस आपको, मैं दूसरे कलर से यूज करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे वेलोसिटी u था, इस लेयर का, इस लेयर से इस लेयर का डिस्टेंस मान लेते हैं डेल y है, और अगला जो लेयर है उसकी वेलोसिटी स्पीड क्या हो जाएगी u प्लस डेल u। तो ध्यान से देखोगे गाइस, पहले तो एक स्ट्रेट लाइन में बना रहा हूँ ये, और ये एंगल टर्न हो रहा है, ये थीटा एंगल इतना आगे बढ़ा, इस एट वाई थोड़ी सी डेल वाई पे दूरी पे, मतलब डेल वाई दूरी पे इसकी मान लेते हैं ये टाइम टी पे था, ये टाइम डेल टी पे हो गया, थोड़ी सी टाइम चेंज हुआ तो उसके कारण लेयर का जो डिस्टेंस है वो भी चेंज हुआ, उसकी वजह से स्पीड भी चेंजेस दिख रहा है। तो थीटा एंगुलर चेंजेस आपको स्पीड का यहाँ पे दिख रहा है। देयरफॉर डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है गाइस, स्पीड इनटू टाइम आप लिखते हो। ठीक है, देयरफॉर फॉर लेयर u plus del u, this is क्या, what this is what speed of the layer, and multiply by del t time, clear है, माइनस माइनस स्पीड ऑफ लेयर u मल्टीप्लाइड बाई टाइम t को अगर डेल थीटा निकालना चाहें कि कितना डिस्टेंस ये आगे गया, दैट इज दिस, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस विच इज इक्वल टू डेल वाई। क्लियर है, तो आप इसको सॉल्व करो तो यहाँ से फाइनली आपको मिलता है डी थीटा अपॉन डी टी विच इज इक्वल टू डी यू अपॉन डी वाई। तो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि जैसे जैसे y की हाइट आप चेंज करते जाओगे आपकी वेलोसिटी, लेयर की वेलोसिटी भी चेंज होती रहेगी इन नेचुरल लीनियर मैनर। थीटा के टर्म में आ गया मतलब रेट ऑफ चेंज भी होने लगा। तो ये जो डेल थीटा अपॉन डेल टी जो है गाइस, इसको कहते हैं रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन।
रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये जो रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन है, यही तो है हमारा शेयर, यही तो है हमारा शेयर। अपन सोम में क्या पढ़े थे? सोम में अपन ने पढ़ा था शेयर स्ट्रेस। क्या पढ़ रहे थे? शेयर स्ट्रेस में इस तरीके से हमारा ये बॉडी है, इस तरीके से हमारा ये बॉडी रहता है। क्लियर है? अपन जब यहाँ पे फोर्स एक्ट करते हैं तो इस फोर्स की वजह से ये बॉडी हमारा इस तरीके का डिफॉर्म हो जाता है, एंगल थीटा डिफॉर्म हो जाता है। इसको अपन लिखते थे डी यू अपॉन डी वाई। ठीक है, इस तरीके से लिखते थे। तो ये था हमारा लीनियर, और वही हमारा फ्लूइड के केस में हो जाता है रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन। थीटा डिफॉर्म, यहाँ भी थीटा डिफॉर्मेशन हुआ। एक पर्टिकुलर टाइम जैसे जैसे चेंज होगा थीटा की वैल्यू भी चेंज होती है। जैसे जैसे टाइम चेंज होगा फ्लूइड के बीच में ये देखो थीटा चेंज इन एंगुलर। क्लियर है? तो डेल थीटा अपॉन डेल टी इट इज रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन। तो अब क्लियर आ रहा है कि शियर फोर्स की वजह से, शियर फोर्स की वजह से हमारा फ्लूइड कंटिन्यूअसली मूव करता है। तो अगर आप थोड़ा सा भी स्मॉल अमाउंट ऑफ शियर फोर्स अगर आप किसी फ्लूइड बॉडी पे लगाते हैं तो वो कंटिन्यूअसली डिफॉर्म होता रहेगा अनटिल जब तक आप उसमें से फोर्स लगाना हटा ना दे। ठीक है, तो अपन डेल थीटा अपॉन डेल टी को, दैट इज रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन को शियर लिख सकते हैं, शियर। तो अपन इसको टाउ से भी लिख सकते हैं, एंड दिस टाउ इज इक्वल टू म्यू डी यू अपॉन डी वाई। ये फॉर्मूला आता है वेयर म्यू इज द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। म्यू इज द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, और इसी इक्वेशन को हम कहते हैं दैट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। तो आपने एक चीज पढ़ा होगा कि न्यूटोनियन फ्लूइड पढ़ते हैं ना, तो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, ये चीज याद करो, आपको पढ़े होगे, याद आ रहा होगा। तो न्यूटोनियन फ्लूइड किसको कहते हैं? न्यूटोनियन फ्लूइड किसको कहते हैं? न्यूटोनियन फ्लूइड ऐसे फ्लूइड को कहते हैं जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को डिफाइन करता है, या फिर फ्लूइड व्हिच फॉलो न्यूटन्स लॉ इज कॉल्ड न्यूटोनियन फ्लूइड, एंड फ्लूइड डज नॉट फॉलो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, उसको हम नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड कहते हैं। नॉन न्यूटोनियन, जो इसको फॉलो नहीं करता है, और जो फॉलो करता है उसको हम न्यूटोनियन फ्लूइड कहते हैं। क्लियर है? तो यहाँ से अलग अलग टाइप के फ्लूइड को हम नाम जानते हैं। न्यूटन, ये बिकॉज दिस इक्वेशन इज गिवन बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी वेयर द वैल्यू ऑफ म्यू इज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, एंड द यूनिट ऑफ दिस विस्कोसिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड द यूनिट म्यू की जो यूनिट हो जाएगी, यूनिट ऑफ विस्कोसिटी, यूनिट ऑफ विस्कोसिटी is न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, या फिर पास्कल सेकेंड्स कह सकते हो, क्योंकि न्यूटन पर मीटर क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज पास्कल एंड दिस इज सेकेंड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विस्कोसिटी की यूनिट बहुत बार एसएससी जेईई के क्वेश्चंस में पूछा गया है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ विस्कोसिटी। तो न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर या पास्कल सेकेंड्स आप कह सकते हो। और पॉइस भी होता है इसका यूनिट, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो यहाँ इसका यूनिट पॉइस भी होता है। तो 1 ग्राम, याद रखना, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर सेकेंड्स पर सेकंड को अपन कहते हैं 1 पॉइस। क्लियर है? तो यहां से हमको क्या क्या चाहिए? एसआई यूनिट जो होता है, विस्कोसिटी की बात कर रहे हैं, ये जो भी मैं बता रहा हूँ ना बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। विस्कोसिटी की बात कर रहा हूँ, म्यू की वैल्यू की यूनिट की, एसआई यूनिट में अपन ने देखा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड्स, एक ये यूनिट था, और पास्कल सेकेंड्स, ये एसआई यूनिट में। ऐसे ही अगर एमकेएस सिस्टम में इसकी यूनिट देखोगे तो होता है केजी पर मीटर सेकेंड्स। ठीक है, और सीजीएस के टर्म में देखोगे, केजी को ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगा 10 ग्राम पर सेंटीमीटर सेकेंड्स, और 10 ग्राम पर सेंटीमीटर सेकेंड इज इक्वल टू 10 पॉइस, because 1 gram per centimeter second is called 1 poise, therefore 10 gram per centimeter second is equal to 10 poise। ये जो चीज है ना, इसको आप ध्यान में रखना आगे कुछ क्वेश्चंस में, क्योंकि कुछ विस्कोसिटी का क्वेश्चन देगा ना उसमें इसी तरह पॉइस में दिया होगा वैल्यू, तो आपको या फिर ग्राम पर सेंटीमीटर इस तरीके से दिया होगा, आपको उसको इसमें कन्वर्ट करना रहता है।
ठीक है, तो क्वेश्चन आएगा इसलिए पहले ही बता दे रहा हूँ, इस चीज को ध्यान में रखना। तो गाइस अभी जो चीज हम पढ़ रहे थे, दैट इज ये जो हमारा फॉर्मूला आया है, अभी जो हमने फॉर्मूला निकाला है, दैट इज टाउ इज इक्वल टू म्यू du, दैट इज वेलोसिटी ऑफ लेयर अपॉन कितने डिस्टेंस पे, वेयर म्यू इज द विस्कोसिटी। तो ये जो होता है इसको अपन डायनामिक, ये जो म्यू है ना गाइस, इसको अपन कहते हैं डायनामिक विस्कोसिटी। डायनेमिक विस्कोसिटी जनरली कहते हैं। ये तो हो गया डायनेमिक विस्कोसिटी। एक होता है गाइस हमारा काइनेमेटिक विस्कोसिटी। काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होता है, कोई पूछेगा बताओ काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होता है, तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी को आप कहना डायनेमिक विस्कोसिटी अपॉन डेंसिटी इज नोन एज काइनेमेटिक विस्कोसिटी। और इसकी जो यूनिट होती है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, काइनेमेटिक विस्कोसिटी और डायनेमिक विस्कोसिटी की यूनिट। डायनेमिक विस्कोसिटी का यूनिट पास्कल पर सेकेंड और काइनेमेटिक विस्कोसिटी की यूनिट मीटर पर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। इंपॉर्टेंट है और ये फॉर्मूला भी, ठीक है। डायनेमिक विस्कोसिटी अपॉन डेंसिटी इज कॉल्ड काइनेमेटिक विस्कोसिटी। सो चलिए गाइस, हम इस लेक्चर में इतने ही चीजें पढ़ने वाले हैं। पार्ट 2 जो मैं बनाऊंगा उसमें हम सरफेस टेंशन और कैपिलरी इफेक्ट वगैरह पढ़ेंगे। तो अभी जो मैंने आपको लास्ट वाली टॉपिक विस्कोसिटी से रिलेटेड जो टॉपिक पढ़ाया ना, उससे न्यूमेरिकल्स कुछ 2-3 मेरे पास न्यूमेरिकल है, अच्छे न्यूमेरिकल्स है, वो न्यूमेरिकल्स मैं आपको कराने वाला हूँ। और उसी न्यूमेरिकल से रिलेटेड आपको जब मैं लास्ट में प्रीवियस ईयर का, इस चैप्टर का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जब मैं बनाऊंगा, उसमें भी आपको ये सब क्वेश्चन दिखेंगे। 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा ताकि अभी जो मैंने आपको जो चीजें बताई ना वो चीज माइंड में बस जाए, क्योंकि आई थिंक बोर हो गया होगे। लास्ट का जो था ना 10 मिनट, आई थिंक आप थोड़ा सा दिमाग खराब हो गया होगा, बोर हो गए होगे। और बाउंड्री लेयर का टॉपिक ही ऐसा है यार, दिमाग खराब हो जाता है, बट एक बार समझ गए ना तो आसान। क्लियर है? तो टॉपिक जो समझे उस पर कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा दिमाग की बत्ती हमारी जले, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन हम ये करने वाले हैं। काफी क्वेश्चंस ऐसे आप देखे होंगे, जनरली नॉर्मल एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं और जेई में भी ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। ये 30 डिग्री पे, ये 90 तो नहीं दिख रहा ना, 30 डिग्री है, क्लियर है, दिस इज 30 डिग्री। ये ऐसा इंक्लाइंड सरफेस है, इस पे एक हमारा बॉक्स है जिसका वेट है हमारा 1000 न्यूटन। वो 1 मीटर पर सेकेंड से वो नीचे की ओर इस तरीके से रोल कर रहा है। और इन दोनों के बीच में जो सरफेस है और बॉक्स के बीच में ये फ्लूइड की एक लेयर लगी हुई है, ठीक है। फ्लूइड मैंने रखा है, ये फ्लूइड है जिसकी विस्कोसिटी जो है 0.1 kg पर मीटर सेकेंड विस्कोसिटी है, ठीक है। एमकेएस यूनिट में दिया हुआ है, केजी पर मीटर सेकेंड विस्कोसिटी दिया हुआ है, ठीक है, एमकेएस यूनिट दिया है। और हाइट ऑफ फ्लूइड कितनी है, फ्लूइड फाइंड द थिकनेस ऑफ फ्लूइड, ये जो फ्लूइड है इसकी थिकनेस क्या होगी, हाइट ये। तो गाइस जनरली ऐसा जो अभी आप इक्विपमेंट, अगर रियल लाइफ में बात किया जाए तो रियल लाइफ में ये जो इक्विपमेंट है, ये आप जो फ्लूइड की लेयर होती है ना, वो एच की जो वैल्यू होती है बहुत ज्यादा मोटी होती नहीं है। आप ग्रीस लगाते हो ना गाइस, शटर जो आपकी दुकान का शटर होता है, शटर के बीच में आप जो ग्रीस लगाते हो, तो 3 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर का तो ग्रीस नहीं लगाते हो, 5 सेंटीमीटर थिकनेस का तो ग्रीस लगाते नहीं हो। मिनिमम कितना 0.2 या 0.5 सेंटीमीटर का आप 2-3-5 mm तक का आप लगाते हो, है ना। तो एच की वैल्यू कम होने की वजह से ऐसे जो इक्विपमेंट, जो मैं आपको ये इक्विपमेंट दिखा रहा हूँ, क्योंकि द वैल्यू ऑफ एच यहाँ पे दिख भले ज्यादा रहा है आपको, बट ऐसा है नहीं, बहुत पतला होता है। इसकी वजह से जो जो थिकनेस है, इसकी वजह से जो यहाँ पे फ्लूइड की जो प्रोफाइल बनेगा, ठीक है, विस्कोसिटी प्रोफाइल जो बनेगा वो कैसा बनेगा, लीनियर बनेगा। बिकॉज द वैल्यू ऑफ एच इज वेरी स्मॉल, देख कर ही बता सकते हैं हम, वेरी स्मॉल, the value of h is very small, so the profile is, the viscosity profile is linear। पहला चीज आपको ये कर लेना है, विस्कोसिटी प्रोफाइल मतलब du अपॉन du की y का बात कर रहे हैं, लीनियर, है ना, लीनियर। तो यहाँ से कैसा होगा, इसमें से मूव कौन कर रहा है, ऊपर वाला बॉडी मूव कर रहा है, रेस्ट पे कौन है, नीचे वाला रेस्ट है। जो रेस्ट पे है ना, वेलोसिटी प्रोफाइल वहीं से बनना चालू होता है। पहले तो एक नॉर्मल लाइन जनरेट कर लीजिए, ये लीजिए मैं नॉर्मल लाइन जनरेट कर लिया, ये रेस्ट पे है तो प्रोफाइल यहीं से इस तरीके से स्टार्ट होगा और इस तरीके से जाएगा, ठीक है। मैं कैसा प्रोफाइल बन रहा है मैं जूम करके दिखा रहा हूँ उस पार्ट को। प्रोफाइल हमारा इस तरीके का बन रहा है, ये हमारा रेस्ट है, जहां जो चीज रेस्ट होगा वहां पे वेलोसिटी 0 और धीरे धीरे इस तरीके से क्या होगी, बढ़ती जाएगी फ्लूइड की। क्लियर है? ये प्रोफाइल यहाँ पे इसी तरीके का बन रहा है, ये मैं आपको जूम करके यहाँ पे दिखाया हूँ। नाउ द वैल्यू ऑफ एच कैसे निकाला जाए, ध्यान से देखोगे गाइस, यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ और चीज भी दिया रहा होगा। क्वेश्चन में और भी चीजें ये दी हैं कि द वेलोसिटी विल बी कांस्टेंट,
velocity will be constant and acceleration become zero. If the acceleration become zero, इसका it means the velocity will be constant. It doesn't mean velocity will be zero. अगर acceleration zero है इसका मतलब ये नहीं कि guys velocity zero है. पहली बात ये चीज मैं आपको मैकेनिक्स में बता चुका हूँ. आप गाड़ी बहुत तेजी से चलाकर जा रहे हो, अचानक एक्सीलरेटर देना बंद कर दोगे तो आपकी गाड़ी रुक नहीं जाएगी, है ना. वो उस चीज एक कांस्टेंट वेलोसिटी से चलती रहेगी, फिर फ्रिक्शन के कारण बाद में जाकर रुकती है. तो एक्सेलरेशन जीरो है इसका मतलब ये नहीं वेलोसिटी विल बी जीरो, वेलोसिटी विल बी कांस्टेंट. और फोर्स जो होता है वो क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन. और एक्सेलरेशन जीरो है, इट मींस फोर्स विल बी जीरो. ध्यान में रखना, एक्सेलरेशन विल बी जीरो, force will be zero. It doesn't mean कि velocity of the object will be zero. It will be constant, and if the value of constant will be zero, then we can say that कि velocity will be zero. ठीक है, ये सब चीजें आप थोड़ा सा रखना. तो अपन फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, बिकॉज जो मोशन हो रहा है मैं मान ले रहा हूँ एक्स डायरेक्शन में, ये एक्स डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, मोशन एक्स डायरेक्शन. देयरफॉर एक्स डायरेक्शन में लगने वाले फोर्स को हम रिजॉल्व कर देते हैं. इसको रिजॉल्व कर लेंगे तो पहले तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं इस बॉक्स का. ये बॉक्स हमारा कुछ इस तरीके का है, ये बॉक्स हमारा इस तरीके का है. क्लियर है, इस तरीके का बॉक्स है. इस बॉक्स का वेट की होने की वजह से नीचे क्या लग रहा है, नीचे लग रहा है हमारा mg, बॉक्स का मास इनटू जी. और जो हॉरिजॉन्टल पे क्या लगेगा गाइस, mg sin थीटा, क्योंकि ये थीटा है तो जो हमारा ये होगा दैट इज ये थीटा होगा, दिस इज थीटा. ये हो जाएगा mg cos थीटा और ये हो जाएगा mg sin थीटा. ओके. और बिकॉज ऑफ फ्लूइड इसके ऊपर क्या होगा, एक फ्रिक्शन फ्लूइड विस्कस भी एक्ट हो रहा होगा, इसको फ्लूइड विस्कोसिटी या फ्लूइड फोर्स में कर रहा हूँ, अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट हो रहा होगा. क्या होगा, उस बॉडी को क्या करेगा, हेल्प करेगा या फिर रेजिस्ट करने के लिए. अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन एक्ट हो रहा है, ये हमने दिखाया. तो अगर एक्स डायरेक्शन में अगर किया जाए तो क्या हो जाएगा, mg sin 30 डिग्री, थीटा इज 30, दिस mg sin 30 minus fv, this fv which is equal to mass into acceleration. ठीक है, mass into acceleration, and we know that the acceleration will be zero, then it whole the value of whole are zero, and this is fv, and this is what mg, m की वैल्यू 1000. ओके, g की वैल्यू कितना लिखूं, that is 10. और ओके यहाँ दिस इज नॉट 10, तो वेट दिया हुआ है. ठीक है, क्वेश्चन में ध्यान से दो, वेट दिया हुआ है 1000 न्यूटन. वेट क्या होता है, mg के बराबर होता है. तो अपन यहाँ पे डायरेक्ट ले सकते हैं mg को 1000 इंटू साइन 30 होता है 1/2. ठीक है, 1/2. ओके, हियर यहाँ पे एक टर्म लिख दे रहा हूँ, हियर fv इज द विस्कस फोर्स, विस्कस फोर्स दैट इज अपोजिट एक्टिंग ऑन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो इसको अगर हम इधर किया जाए तो ये हो जाएगा कितना, 1000/2 विच इज इक्वल टू fv. fv इधर प्लस में आ जाएगा तो fv को दैट इज विस्कस फोर्स, और विस्कस फोर्स को क्या लिख सकते हैं हम, दैट इज शियर फोर्स इज इक्वल टू लोड अपॉन एरिया, है ना. सॉरी, शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू लोड अपॉन एरिया, या फिर अभी पढ़ा प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया. तो इन विस्कस फोर्स इज इक्वल टू स्ट्रेस इनटू विस्कस स्ट्रेस इनटू एरिया, लिख सकते हैं इस तरीके से. Now the value of tau, we already know that for this profile the value of tau is equal to mu du upon dy, and we find the value of h, that means we find the value of h, it means the value of y is equal to h, the value of y is equal to h. Therefore the value of tau is become mu into the speed of the box, du, the speed of the box is 1 meter per second, so we put direct is 1 and the y की जगह पे h. So this is the value of shear stresses, then we put that mu upon h into what is the area of the surface. If given then good, if not given then you can directly put the area. In that question the area of the contact, area of contact, this contact with fluid, the area of contact will be given on the question, that is 0.25 meter square, so we directly put 0.25. so the value of mu is 0.1, the value of mu, that is viscosity 0.1 upon the value of h I don't know,
0.25, and this 2 into 1000, that is 500, and from there we got the value of h, which is equal to 0.05 mm. ओके, मिल गया हमारा एक क्वेश्चन। तो ये हो गया। एक क्वेश्चन और हमारा बनता है, वो क्वेश्चन भी मैं आपको यहाँ पे कराऊंगा। तो एक अच्छा क्वेश्चन है गाइस, इसको समझने की कोशिश करना। क्लियर है? मान लीजिए एक प्लेट है, ये एक प्लेट है हमारा, प्लेट की तरह बना लिया जाए। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए, ये किसी वेलोसिटी, ये प्लेट है, ये दो हमारा स्टेशनरी, मान लीजिए स्टेशनरी पॉइंट है। ओके, हियर आल्सो स्टेशनरी पॉइंट। इन दोनों पाइप के बीच में एक प्लेट है जो कि वेलोसिटी v से क्या हो रहा है, वेलोसिटी v से इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। क्लियर है? इनके इस पाइप जो प्लेट है, दिस इज प्लेट, इस प्लेट के ऊपर जो फ्लूइड हमने रखा है उसकी मान लीजिए म्यू1 विस्कोसिटी, या फ्लूइड के नीचे जो पाइप है उसकी वेलोसिटी हम मान रहे हैं म्यू2। क्लियर है? म्यू2। नाउ द हाइट this is height of that two stationary point. So what is the velocity profile, what is the viscosity profile? ये stationary point है, ये move कर रहा है, तो इस तरीके से बनेगा, ये बनेगा viscosity profile, and the height of this we consider that y naught. Okay, and from there this is the move कर रहा है, and ये क्या है, हमारा stationary है, तो प्रोफाइल कैसा बनेगा हमारा, इस तरीके से प्रोफाइल बनेगा, इस तरीके से, and the height will be at y. Okay, now अब क्या हो रहा है गाइस, हम ये जो बहुत, ये जो एच है ना गाइस, ये बहुत पतला एक नैरो पाइप है। उस पाइप में एक रॉड डला हुआ है, उसके ऊपर अलग फ्लूइड है जिसकी विस्कोसिटी म्यू1 है, नीचे म्यू2 है। क्लियर है? और उसको वाई एक्सटर्नल फोर्स से हम उसको, उसमें से एक धागा बांधे और एक्सटर्नल फोर्स लगाकर हम उसको बाहर की ओर निकाल रहे हैं विथ वेलोसिटी v से। ठीक है, देन व्हाट इज द हाइट ऑफ दैट वाई नॉट एट वेयर the it become stationary। ठीक है, सो फर्स्ट वी हैव कैलकुलेट, इस पे क्या हो रहा होगा, विस्कस फोर्स एक्ट हो रहा होगा। ये जो प्लेट है, इस प्लेट पे क्या हो रहा होगा, आप इस डायरेक्शन में इसको निकाल रहे हो ना, इस डायरेक्शन में आप निकाल रहे हो v, तो नीचे वाले फ्लूइड की वजह से इस पे विस्कस फोर्स v2 एक्ट हो रहा होगा, और ऊपर वाले फ्लूइड की वजह से इसके ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में विस्कस फोर्स ऑफ दैट जो फ्लूइड है उसकी वजह से ये एक्ट हो रहा होगा। Therefore the value of FV1 viscous force for liquid 1 के, fluid 1 के कारण क्या हो रहा होगा, that is tau 1 into area of contact 1। okay, therefore tau की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ, क्योंकि फ्लूइड है तो डायरेक्ट विस्कस का फॉर्मूला लगाना है, that is mu du upon dy, this into area of contact, ये जो contact है। ठीक है, अब ये वेयर y इज इक्वल टू, वेयर द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू h, टोटल में से इतना माइनस कर देंगे तो y निकल जाएगा, y इज इक्वल टू h माइनस y नॉट, ये हम लिख सकते हैं। देयरफॉर fv1 की जो वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे म्यू1, ठीक है, किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो du की जगह मैं लिख दूंगा v डायरेक्ट। ठीक है, y की जगह, dy की जगह लिख देंगे हम h माइनस y नॉट इंटू a1। सिमिलरली T2 की बात किया जाए, विस्कस फोर्स एट विद विस्कस फोर्स फॉर लिक्विड 2, देयर इज सेकंड रीजन, दिस इज वन रीजन। इसकी वजह से क्या निकलेगा, इसकी वजह से निकलेगा U2 V अपॉन सेम है H माइनस, सॉरी, मैंने ये एक स्टैंडर्ड सरफेस मान लिया, इस सरफेस से निकाल रहे हैं, तो y क्या निकल जाएगा, h में से y नॉट माइनस कर देंगे तो y, और इस सरफेस से दिस y नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो यहाँ पे y को डायरेक्ट y नॉट पुट करेंगे, y इज इक्वल टू r नॉट, क्योंकि इस वो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस y नॉट, दिस इनटू एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट 2, ये निकल गया हमारा। बिकॉज ऑफ देयर विल बी वेरी स्मॉल गैप, गैप इज गैप इज स्मॉल gap is small, therefore fv1 is equal to fv2। ओके, तो क्या हो जाएगा, म्यू1 v अपॉन h माइनस वाई नॉट इंटू एरिया 1 विच इज इक्वल टू म्यू2 v अपॉन वाई नॉट इंटू एरिया, area will be same, so both will be cut, and from that velocity will be also cut, then we get y naught, the value of y naught, which is equal to mu2, that is viscosity of fluid, to h
अपॉन μ1 प्लस μ2, दिस इज μ1। ओके, तो कभी कभी क्वेश्चन इस तरीके से पूछ देता है कि बताइए वैल्यू क्या होगी वाई नॉट की, तो आप इस तरीके से आप बता सकते हैं कि प्लेट की पोजीशन कहाँ होगी। देखो गाइस, अलग अलग विस्कोसिटी होने की वजह से, क्लियर है, अब जब इस प्लेट में आप एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो, वी लगाओगे, जब वी लगाओगे तो ये एक फ्री स्ट्रीम से मूव कर रहा है। जैसे ऑपोजिट मानो ना, पीछे अपन ने जो पढ़ा कि एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां से फिर u की वैल्यू 0 मतलब फ्री स्ट्रीम के बराबर हो जाएगी। तो हम मानते हैं कि ऐसा जो प्लेट है, क्योंकि इसकी विस्कोसिटी अलग है, इसकी विस्कोसिटी अलग है, तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, ये प्लेट या तो थोड़ा नीचे हो सकता है या तो थोड़ा प्लेट थोड़ा ऊपर हो सकता है। इसलिए मैंने ऊपर वाले जो प्लेट है उससे इस प्लेट का y रखा है और नीचे वाले प्लेट से इसका डिस्टेंस हमने y नॉट रखा है, अलग अलग रखा है, क्योंकि विस्कोसिटी अलग अलग है तो पक्का अगर दोनों का विस्कोसिटी सेम होता, ये भी u1 होता, ये भी u1 होता, तो ये दोनों h के सेंटर पे होता, h/2 पे ये प्लेट होता। क्लियर है, दोनों विस्कोसिटी सेम होता तो, but viscosity of both fluid are different, therefore this plate are something at y naught or y position from that to that plate. So we find that what is the position of plate from this, so we can calculate like this, what is the position of plate in that medium। okay, चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। आपको फाइंड क्या करना है, देखो ये दो फ्लूइड है गाइस, यहाँ पे दो फ्लूइड हैं, ठीक है। एक फ्लूइड नीचे है जिसकी विस्कोसिटी μ1, इसकी ये जो दो फ्लूइड है, एक फ्लूइड पहले मैंने एक सरफेस लिया, क्लियर है, उस सरफेस पे दो, एक पहली फ्लूइड डाला, उसके ऊपर एक और फ्लूइड डाला, उसके ऊपर हमारा एक प्लेट है। तो जो नीचे रेड कलर की जो फ्लूइड मैंने यूज किया, जिसकी दैट इज μ2 मैं लिख रहा हूँ, रेड कलर का जो है उसकी विस्कोसिटी है 0.1 न्यूटन सेकंड पर मीटर, और जो ब्लू कलर की है उसकी विस्कोसिटी है दैट इज 0.15। क्लियर है, तो रेड कलर की जो मैंने फ्लूइड लगाया उसकी जो हाइट है, h की जो वैल्यू है, जो हाइट जितनी थिकनेस जो है उसका है 0.5 mm। ब्लू कलर की जो मैंने लिक्विड लगाया उसकी जो थिकनेस मैंने लगाया दैट इज 0.3 mm, 0.3 mm। क्लियर है, ये हो गया। सो देखिए, एज्यूम लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी, इनके बीच में जो लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन वेलोसिटी जो ग्राफ बनता है हमारा वो लीनियर बनेगा। डिटरमाइन एफ टू मूव अपर प्लेट एट 1 मीटर पर सेकेंड। तो ऊपर का जो प्लेट है गाइस, ऊपर वाला जो प्लेट, इन दोनों फ्लूइड के ऊपर जो मैंने प्लेट रखा हूँ वो 1 मीटर पर सेकेंड से मूव हो रहा है। इन दैट केस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। जैसे हम बोलते हैं फोर्स की वजह से ये इस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो क्वेश्चन दिया कि ये इस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, अब बताओ कि भाई फोर्स कितना लग रहा है इस प्लेट पे, है ना। तो जो भी फोर्स लग रहा होगा गाइस, क्योंकि यहाँ पे ये फ्लूइड की वजह से क्या होगा गाइस, या तो इस फ्लूइड की वजह से थोड़ा सा रेजिस्टिंग यहाँ पीछे की ओर एक्ट होगा, तो जो भी आप फोर्स लगा रहे होगे उसके कारण तो फोर्स की लिमिट थोड़ी कमी हो गई होगी, और लिमिट कम होने के कारण जाहिर सी बात है आप जो फोर्स लगाए होगे जो वेलोसिटी के लिए, वो वेलोसिटी नहीं मिलके थोड़ी कमी मिल रही होगी, तो वो वेलोसिटी आपको, वो फोर्स आपको निकालना है। उसके बाद अगला है कि वेलोसिटी एट इंटरफेस। दोनों इंटरफेस मतलब ये दो लिक्विड है ना, देखो ये ब्लू लिक्विड और रेड लिक्विड, इनके बीच में या एट दैट पॉइंट, इन दोनों फ्लूइड के बीच में ये इंटरफेस पे क्या वेलोसिटी होगी ये निकालना है। क्लियर है, ये दो चीज आपको निकालना है। तो सबसे पहले देखिए क्या करते हैं अपन, इंटरफेस वाले काम को, ये दो इंटरफेस वाले फ्लूइड है ना, इनको मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट करूंगा। सबसे पहला काम तो पहले मैं जो ड्रैग है इसको करता हूँ, ये हमारा प्लेट हो गया। क्लियर है, अभी जो इंटरफेस का जो फ्लूइड है हमारा, इसको मैं उठाता हूँ, एकदम जो टच है उसको यहाँ रखता हूँ इंटरफेस वाले को, और जस्ट उसी ब्लू वाले फ्लूइड से रेड फ्लूइड टच है, तो मैं वो रेड फ्लूइड को भी उठाता हूँ, उस रेड फ्लूइड को भी उठाता हूँ, और ये मैं रखा थोड़ा दूर दूर रख रहा हूँ। ओके नाउ, अब चलिए फ्रिक्शन पढ़ जाते, तो याद कीजिए, बताइए फ्रिक्शन वाला वो बनाइए। ये प्लेट इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है, तो ये जो फ्लूइड होगा ब्लू वाला ये बोलेगा कि मैं तुमको नहीं जाने दूंगा। फ्रिक्शन ऐसे ही कहता है ना, ये फ्लूइड हमारा, ये बॉडी हमारा इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। क्लियर है, तो क्या बोलेगा ये ब्लू फ्लूइड, क्या बोलेगा कि मैं तुमको नहीं जाने दूंगा, वो अपोजिट डायरेक्शन में एक विस्कस फोर्स लगा रहा होगा, है ना, जिसको हम फ्रिक्शन नाम से भी जानते हैं, बट इन टर्म्स ऑफ फ्लूइड अपन उसको विस्कस फोर्स कह रहे हैं। तो जब हमारा इस सरफेस पे इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो फ्लूइड के ऊपर वाले पार्ट पे किधर लग रहा होगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में। और एक बॉडी के अपर साइड पे अगर इस डायरेक्शन में हमारा लग रहा है विस्कस फोर्स, तो डाउनवर्ड साइड में किधर लगेगा, इधर लग जाएगा।
क्लियर है। और रेड के अब इस बॉडी पे इस डायरेक्शन में फ्लूइड मूव कर रहा है, तो रेड वाले पे किधर मूव करेगा, क्योंकि ये इसके कांटेक्ट में है, विस्कस फोर्स इधर की ओर है, तो रेड वाले पे इसके अपोजिट डायरेक्शन में। और एक बॉडी के ऊपर अगर फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो बॉडी के नीचे किधर लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा। क्लियर है। तो ये सब क्या है गाइस, ये सब विस्कस फोर्स है, और अपन इन टर्म्स ऑफ मैकेनिक्स इसको अपन फ्रिक्शन भी कह सकते हैं। ये सारे क्लियर है। और ये 1 मीटर पर सेकेंड स्पीड से 1 मीटर पर सेकेंड स्पीड से वेलोसिटी से मूव कर रहा है। क्लियर है। तो देखो, तो सबसे पहला काम होना चाहिए कि ये जो आपका ये डायग्राम बनाइए, फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए, फ्रिक्शन फोर्स या विस्कस फोर्स का डायरेक्शन क्या है वो बनाइए। जैसे ही आप बना लोगे, अब देखो इंटरफेस की बात किया जाए। मैं मान लेता हूं एट इंटरफेस ये दोनों है ना, इनके बीच में एट इंटरफेस द वेलोसिटी विल बी v से मैं लिख रहा हूं एट इंटरफेस द वेलोसिटी विल बी v। देयरफॉर फॉर ब्लू फ्लूइड, ये ब्लू फ्लूइड के कारण इंटरफेस पे जो फोर्स लग रहा होगा बिकॉज ऑफ ब्लू फ्लूइड विच इज इक्वल टू टाउ, ठीक है, इनटू एरिया ऑफ दैट पार्ट। क्लियर है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए, टाउ की वैल्यू क्या हो जाएगी, ब्लू फ्लूइड की विस्कोसिटी दैट इज μ1, ठीक है, du अपॉन dy, वेयर y की वैल्यू क्या हो जाएगी, वेयर y इज इक्वल टू h के बराबर है। क्या ब्लू फ्लूइड की h 0.3 दिया हुआ है, ठीक है, तो h की वैल्यू 0.3 इंटू एरिया। क्लियर है। ये क्या हो जाएगा, μ1 हो जाएगा, ठीक है। वेलोसिटी हमको क्या हो जाएगी, वेलोसिटी मान लेते हैं टोटल वेलोसिटी 1 है, तो ये v क्या होगा, उससे कुछ कम ही होगा, 1 माइनस v अपॉन h है ब्लू फ्लूइड का 0.3 इंटू एरिया, ठीक है। वैसे ही रेड फ्लूइड के कारण इंटरफेस पे जो फोर्स लग रहा होगा वो भी लग रहा होगा टाउ इंटू, इसकी वजह से रेड वाले की विस्कोसिटी दैट इज μ2, दैट इज रेड की विस्कोसिटी μ2, तो रेड से इसके कांटेक्ट में क्या हो जाएगा, वेलोसिटी विल बी v अपॉन हाइट ऑफ रेड फ्लूइड दैट इज 0.5 इंटू एरिया, दिस इज v। एक v लिया तो दूसरा क्या होगा, 1 माइनस v, जाहिर सी बात है, ठीक है, या तो इसको कर लो या तो उसको कर लो, एक ही बात है। ये हमारा बन गया। नाउ if we see that at the interface this is the viscous force by B and this is the viscous force by red, ठीक है। तो दोनों क्या है, इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन। देयरफॉर दोनों की जो FB और FR की जो वैल्यू आई है, FB विच इज इक्वल टू FR हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा μ1 1 माइनस v अपॉन 0.3 इंटू एरिया विच इज इक्वल टू μ2, ठीक है, v अपॉन 0.3 था 0.5 इंटू एरिया। μ1 और μ2 की वैल्यू ये रहा दिया हुआ है, यहाँ पे पुट करोगे, और एरिया क्या है, एरिया दोनों सेम ही है, तो एरिया को अपन कट कर देते हैं, ठीक है। और बाकी सारी वैल्यू है, यहाँ से आपको एट इंटरफेस वेलोसिटी एट इंटरफेस आपको मिल जाएगा, ये आ जाएगा 0.714 मीटर पर सेकेंड के आसपास। क्लियर है, ये मिल गया। अब क्या करना है हमको, फोर्स निकालना है, डिटरमाइन एफ टू मूव अपर प्लेट एट v इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। तो फोर्स निकाला, दोनों में से कोई भी इक्वेशन में ये जो इंटरफेस की जो वेलोसिटी है वो पुट कर दीजिए, इंटरफेस की जो वेलोसिटी है उसको पुट कर दीजिए। तो मैं इस इक्वेशन में ये v की वैल्यू पुट करता हूँ, इस इक्वेशन में v की वैल्यू पुट करूंगा, तो क्या आ जाएगा, दैट इज μ2 का वैल्यू दैट इज 0.1 इंटू 0.714 अपॉन 0.5 इंटू एरिया ऑफ प्लेट दिया है कितना 1, और इससे आपको फोर्स निकल जाएगा इट इज 0.1428 न्यूटन। क्लियर है। इस तरीके के क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में पूछे जाएंगे, इससे आसान ही आपसे पूछे जाएंगे। ये थोड़ा सा हाई लेवल के क्वेश्चन आपको इसलिए करा दिया ताकि आप कॉन्सेप्ट को समझो, और जब आसान क्वेश्चन आए तो तुरंत उसको कैप्चर करो और सॉल्व करो। एक लास्ट क्वेश्चन गाइस आपको कराने वाला हूं। मान लीजिए जो वेलोसिटी कर्व है ना, उसकी आपको उसकी वैल्यू कुछ इस तरीके से दे रखा गया है। जो वेलोसिटी कर्व है ये इस तरीके का दे रखा गया है, ठीक है। ये मैं बना रहा हूँ, ये वेलोसिटी कर्व बना रहा हूँ मैं, इस तरीके का वेलोसिटी कर्व है। ये वेलोसिटी कर्व आपको दे रखा गया है दिस, और चीजें क्या रखा गया है यहाँ पे, जब जो वेलोसिटी क्या होगी वो 0 होगी, और यहाँ से कहा है कि 75 mm ऊपर, यहाँ से जब ये क्या होगा,
y की वैल्यू एट y इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी विल बी 0 और एट y इज इक्वल टू 75 पे यहाँ पे जो वेलोसिटी v की वैल्यू दी गई है, यहाँ पे जो लेयर है एट 75 mm पे जो लेयर है, जैसे मान लेते हैं कोई भी लेयर, उसकी जो वेलोसिटी है उस लेयर का वो दे रखा गया है 1.12 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये सब चीजें दिया है और बोला है कि फाइंड कीजिए वो कैलकुलेट द shear stress at wall and this is wall। कैसे कैलकुलेट करोगे? यूजिंग बाउंड्री कंडीशन, क्योंकि हमें बाउंड्री कंडीशन दिया गया है क्वेश्चन में और आपको तुरंत अभी दिख जाएगा। पहला बाउंड्री कंडीशन क्या है कि y जब 0 पे था, हाइट 0 पे, वेलोसिटी विल इक्वल टू 0। ठीक है, तो अपन ये जो इक्वेशन है, जो ये कर्व हमारा बना है, इस कर्व का इक्वेशन हमारा दिया गया है a प्लस बी वाई प्लस सी वाई स्क्वायर। ठीक है, तो अपन यहाँ पे a प्लस बी वाई प्लस सी वाई स्क्वायर एट y इज इक्वल टू 0, तो ये कट जाएगा और बच जाएगा क्या, v इज इक्वल टू a के आ गया। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, v इज इक्वल टू a, इट मीन्स और v की वैल्यू क्या है 0, तो यहाँ से आपको a की वैल्यू क्या निकल जाएगी 0, जो कांस्टेंट a है उसकी वैल्यू निकल गई 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सेकंड क्या है, एट y इज इक्वल टू 75 mm और वेलोसिटी दिया है मीटर पर सेकंड में, तो mm को मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 0.075 मीटर पे जो वेलोसिटी ऑफ लेयर है वो कितना है 1.125 मीटर पर सेकेंड है। तो इक्वेशन क्या बन जाएगा, यही इक्वेशन है, तो ए की वैल्यू हमारी निकल चुकी है 0, तो मैं 0 पुट कर देता हूँ, प्लस बी वाई की वैल्यू है 0.075 प्लस सी वाई का स्क्वायर। ठीक है, 0.075 का होल स्क्वायर और इस वेलोसिटी की जगह पे क्या लिख देंगे 1.125। क्लियर है, इससे जो हमारा इक्वेशन आएगा गाइस 1.125 which is equal to 0.075b plus 0.075 का होल स्क्वायर c। This is equation number 2 and we also know that here the shear stress, here the value of the value of du upon dy where y is equal to at that position। ठीक है, at that position it is 0.075, that it will become 0 क्योंकि the velocity at this point will be 0। therefore this is कैपिटल V लिख रहा हूं क्योंकि जो इक्वेशन हमारा V का दिया है ना, ये इक्वेशन, इसी को y के रिस्पेक्ट में मैंने डिफरेंशिएट करना है, तो इस इक्वेशन को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो और y की जगह पे 0.075 पुट कर दो, तो एक इक्वेशन मिल जाएगा आपको। तो y के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करूंगा तो dv अपॉन dy इज इक्वल टू b a हो जाएगा 0 और ये by हो जाएगा b और cy स्क्वायर हो जाएगा 2cy। क्लियर है, और यहाँ पे क्या करना है गाइस, y की जगह पे 0.075 पुट करना है और b की वैल्यू ये हो जाएगा आपका b प्लस 2c 0.075। दिस इज थर्ड इक्वेशन। ठीक है, और वेयर द वैल्यू ऑफ दिस विल बी 0। ओके, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, अगर आप ध्यान से देखोगे तो इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को सॉल्व करो। इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को अगर आप सॉल्व करोगे तो फॉर सॉल्विंग इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 कर लेना। ठीक है, तो अब b की जो वैल्यू है वो आएगी 30 के आसपास और c की वैल्यू है वो -300 के आसपास आएगा। तो सबसे पहला काम वेलोसिटी निकाल लेना है, वो निकल जाएगा कितना 30। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था हमारे जो दिया था गिवन वेलोसिटी प्रोफाइल का, दैट इज a प्लस by plus cy square where the value of a will be 0, value of b will be 30, y की वैल्यू 0.075। ठीक है, प्लस c की वैल्यू -300, y की 0.075 का होल स्क्वायर। यहाँ से जो आपकी वेलोसिटी और प्रोफाइल की जो वेलोसिटी है, ओवरऑल वेलोसिटी वो निकल जाएगी, जो भी निकलेगा। देयरफॉर अगर आपको शियर स्ट्रेस एट वॉल फाइंड करना है
शियर स्ट्रेस एट वॉल क्या हो जाएगा इसकी वैल्यू डी विस्कोसिटी डी यू अपॉन डी वाई ये हो जाएगा एट वाई इज इक्वल टू जीरो। वाल पे करना है तो एट वाई इज इक्वल टू जीरो क्योंकि वाल तो नीचे है ना इस पॉइंट पे। तो यहाँ से जो भी वैल्यू आएगी यहाँ बी और सी की वैल्यू जब आप यहाँ पे पुट करेंगे बी और सी की वैल्यू जब पुट करेंगे तो आपको dv अपॉन dy की वैल्यू मिल जाएगी और इस dv अपॉन dy की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना है दैट म्यू इज इक्वल टू दिस v इज इक्वल टू v। ठीक है तो इन दोनों की वैल्यू पुट कर देना है और क्वेश्चन में आपको म्यू की वैल्यू भी दी होगी। ठीक है क्वेश्चन में विस्कोसिटी की वैल्यू दी है क्वेश्चन में मैंने बताया आपको नहीं बताया विस्कोसिटी क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको विस्कोसिटी नहीं दिया है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया है स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया है क्वेश्चन में दैट इज 0.913 क्लियर है और क्वेश्चन में आपको दिया है डेंसिटी दैट इज 0.913 इंटू 1000 kg मीटर क्यूब। तो आप स्पेसिफिक ग्रेविटी में हमने क्या पढ़ा था स्पेसिफिक ग्रेविटी और डेंसिटी के हेल्प से आप विस्कोसिटी निकाल सकते हैं। इससे कहाँ निकलेगा यार इसके हेल्प से कहाँ निकलेगा सॉरी क्वेश्चन में ये चीजें तो दी हुई है साथ में विस्कोसिटी भी क्वेश्चन में दिया हुआ है जिसकी वैल्यू है 0.048 पास्कल सेकेंड क्वेश्चन में दिया है। क्वेश्चन में जो स्पेसिफिक ग्रेविटी और डेंसिटी दिया है ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया है आपको। ठीक है ये म्यू की वैल्यू दी है ये म्यू की वैल्यू यहाँ पे आपको पुट करना है 0.048 और डी ये जो आप इस इक्वेशन में बी और सी आ गया बी और सी और वाई की वैल्यू पुट करोगे तो ये आपको मिल जाएगा। ये वैल्यू जब आप पुट करोगे इनटू में यहाँ पे जो भी पुट करोगे तो इससे आपको शियर स्ट्रेस एट वॉल मिल जाएगा और इस क्वेश्चन का आंसर जो है 1.44 आएगा। ठीक है तो इस तरीके से चीजों को सॉल्व करनी है। तो गाइस टफ टाइप के क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिया है विस्कोसिटी से रिलेटेड बट अपन जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं तब उस टाइम पे क्वेश्चन बहुत आसान मिलेगा। ऐसे ही 2-3 लेयर वाले क्वेश्चन मिलेंगे बट देखना जितना कॉम्प्लिकेटेड चीज मैंने आपको कराया ना इतना कॉम्प्लिकेटेड आपसे नहीं पूछेगा। मैंने इसलिए कराया गाइज कि आपको कॉन्सेप्ट पता चल जाए अच्छी तरीके से बट अपन जब क्वेश्चन का करेंगे तो उस टाइम आप देखना अगर ये चीज समझ कर अगर वो सब क्वेश्चन करोगे तो आपको बहुत आसानी होगा क्वेश्चन को समझने के लिए। क्लियर है तो मैंने 3 टाइप के क्वेश्चन कराए और तीनों एकदम अलग अलग टाइप के क्वेश्चन थे और इसी टॉपिक से जनरली इस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं। पार्ट 2 जो चैप्टर 1 का हम बनाएंगे सरफेस टेंशन और कैपिलरी ट्यूब के बारे में हम कैपिलरी एक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे और पार्ट 2 के बाद फिर हम डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ओके गाइस तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।